लगभग 5000 साल पहले की बात है। एक नगर हुआ करता था जिसका नाम अवधपुर था। अवधपुर नगर पर राजा चंद्रमा लाल का राज चलता था। राजा चंद्रमा लाल स्वभाव से थोड़े डरपोक किस्म के थे। इसी कारण नगर के लोग हमेशा पड़ोसी राज्यों से डरे सहमे रहते थे। राजा चंद्रमा लाल का एक मंत्री था जिसका नाम शोकन था। मंत्री शोकन बहुत ही बुद्धिमान और समझदार थे। सच कहूं तो अवधपुर राज्य उन्हीं के भरोसे चलता था, क्योंकि राजा इतने कायर थे कि पड़ोसी राज्यों के चोर भी उन्हें धमका देते थे। राजा चंद्रमा लाल का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। अपने पिता की अचानक मृत्यु के कारण वे हाल ही में राजा बने थे। अवधपुर राज्य से जुड़े हुए सैकड़ों गांव बसे थे और उन्हीं गांवों में से एक गांव था जलालपुर। जलालपुर गांव में एक सेठ रहते थे जिनका नाम सिकंदर था। सिकंदर कोई बहुत बड़े सेठ नहीं थे, बल्कि वह अनाज के छोटे व्यापारी थे। वह गांव में घूम घूम कर किसानों से अनाज खरीदते, फिर उस अनाज को शहर ले जाकर थोड़े मुनाफे में बेच देते थे। उनके घर में सिर्फ उनका इकलौता बेटा रहता था जिसका नाम जमन था। जमन की उम्र करीब 10 वर्ष थी और वह अभी पढ़ाई लिखाई में लगा था। सेठ सिकंदर की पत्नी अपने बेटे जमन को जन्म देते ही दुनिया छोड़ स्वर्ग सिधार गई थी। बेटे जमन की पूरी जिम्मेदारी सेठ सिकंदर के कंधों पर आ गई थी। सेठ सिकंदर ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया था। उन्होंने अपने बेटे को कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वह अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे और उसके लिए समय समय पर हर सुविधा उपलब्ध कराते थे। जमन अपनी पढ़ाई के साथ साथ पिता का हिसाब किताब भी संभालता था। एक बार सेठ सिकंदर अनाज बेचने के लिए अवधपुर नगर जाने वाले थे। सेठ सिकंदर ने अपने बेटे से कहा, बेटा जमन, मैं शहर जा रहा हूं, तुम गद्दी पर बैठकर आने जाने वालों का ध्यान रखना। दोपहर में झब्बू लाल आएगा, तुम उसका हिसाब करके जितना पैसा बनता है उसे सौंप देना। जमन बोला, ठीक है पिताजी, अगर जब्बू काका आएंगे तो मैं उनका हिसाब कर दूंगा। सेठ सिकंदर नगर के लिए चल पड़े। जलालपुर से अवध नगर की दूरी करीब 8 कोस थी, जिसे तय करने में एक दिन का समय लग जाता था। रास्ते में सेठ सिकंदर के एक खास मित्र का घर था। सेठ ने मन में सोचा, आज अपने मित्र के यहाँ ठहर जाऊंगा और कल भोर में ही उठकर शहर के लिए निकल जाऊंगा। दोपहर तक तो शहर पहुंच ही जाऊंगा। वह ऐसा सोचते हुए चले जा रहे थे। इधर जब्बू अपना पैसा लेने जमन के पास पहुंच गया। जब्बू एक स्वार्थी किसान था। जब उसने जमन को अकेले देखा तो उसके मन का शैतान जाग उठा। उसने मन में सोचा, अरे ये जमन तो अकेला है, आज पहली बार मौका मिला है उस सिकंदर को ठगने का। यह मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। जमन को पढ़ाई लिखाई आती नहीं होगी, उसी का फायदा उठाकर मैं इसे अच्छे से लूट लूंगा। जमन ने जब्बू से कहा, अरे काका, आप आ गए। पिताजी ने कहा है कि आपका हिसाब किताब करके आपका जितना पैसा है सब लौटा देना है। काका, आप कोई पर्ची लाए हैं जो पिताजी ने दी हो? जब्बू बोला, बेटा जमन, वैसा कोई पर्चा तुम्हारे पिता ने तो मुझे कभी नहीं दिया है। वैसे बेटा, मुझे यह पता है कि मेरे हिसाब में कितना पैसा लेना है। जमन बोला, जी काका जी, बताइए कितना पैसा देना है आपको। वैसे मैं वही खाते की पंजी में एक बार अच्छे से देख लेता हूं, उसमें भी लिखा होगा। इतना कहकर जमन अंदर से रजिस्टर ले आया। जब्बू बोला, बेटा, मुझे याद है कि मुझे सिकंदर सेठ से 40 रुपए लेने हैं। जमन ने रजिस्टर में देखा कि जब्बू के नाम पर सिर्फ 20 रुपए ही लिखा है, बाकी के 20 वह पहले ही ले चुका है। जमन बोला, जब्बू काका, मुझे लगता है कि आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। आप अच्छे से याद करें, आपके हिसाब में 20 रुपए दे दिया गया है, सिर्फ 20 रुपए बाकी है। जब्बू का माथा ठनका। जब्बू ने मन में सोचा, यह जमन तो अपने बाप से भी आगे है। मुझे लगा था कि यह पढ़ा नहीं है, पर यह तो बहुत चतुर है, इससे चालाकी नहीं चलेगी। जब्बू बोला, बेटा जमन, वह क्या है ना कि मेरा दिमाग थोड़ा कम चलता है। मुझे याद ही नहीं आया कि तुम्हारी काकी कालिंदी कुछ दिन पहले ही 20 रुपये लेकर गई थी। मुझे अब याद आया। जमन बोला, ठीक है काका, कोई बात नहीं, आप अपने 20 रुपये ले लो। जब्बू वहां से अपने 20 रुपए लेकर इटलाता हुआ अपने घर चला गया। उधर सेठ सिकंदर चलते हुए अपने मित्र ढिबड़ी के गांव पहुंच गए। वहां पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई। थोड़ी देर में सेठ अपने मित्र के घर पहुंचे।
वहां पहुंचकर उनका होश उड़ गया। घर में सिर्फ डिबरी की 10 वर्षीय बेटी थी जो अकेली ही बैठी रो रही थी। उसका नाम हीमा था। सिकंदर सेठ बोले, अरे बेटी हीमा, क्यों रो रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं? हीमा सिकंदर सेठ को देखकर और भी तेज रोने लगी। सेठ ने जैसे तैसे उस छोटी सी बेटी को चुप कराया। सेठ बोले, बेटी हीमा, आखिर तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? हीमा बोली, काका जी, मेरे माता और पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। सेठ सन्न रह गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कल का उनका मित्र अब दुनिया में नहीं रहा और उसकी पत्नी भी नहीं है। उन्हें अब हीमा के ऊपर बहुत दया आ रही थी। सेठ सिकंदर बहुत कोमल दिल के थे। उनका कलेजा बैठा जा रहा था। हीमा बोली, काका जी, मेरे माता पिता शहर गए थे। रास्ते में लौटते समय जंगल में रहने वाले डाकुओं ने उन्हें जान से मार डाला। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सेठ बोले, बेटी, ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी तेरा यह सिकंदर काका जिंदा है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे बेटी, तूने कुछ खाया है कि नहीं? हीमा रोता हुआ चेहरा बनाकर बोली, काका जी, घर में कुछ नहीं है जिसे मैं खा सकूं। 2 दिन से भूखी हो, पड़ोसी भी कुछ मदद नहीं कर रहे। सेठ सिकंदर ने जब इतना सुना तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सेठ बोले, कोई बात नहीं बेटी, मैं कुछ खाने का सामान लाया हूं, तू फिलहाल खा ले। कल सुबह मेरे साथ घर चलना, अब मैं ही तेरा सब कुछ हूं। सिकंदर सेठ ने हीमा को नाश्ता कराकर उसका सिर अपनी गोद में रख चैन की नींद सुला दिया। वह रात भर उस बिटिया के दुख का बोझ अपने सिर पर लिए जागते रहे। सुबह में सेठ शहर न जाकर वापस अपने घर की ओर हीमा को लेकर चल पड़े। शाम होते होते सेठ उस लड़की को लेकर अपने घर पहुंच गए। सिकंदर सेठ ने अपने बेटे जमन से पूछा, बेटा जमन, खाने में क्या है? जमन बोला, पिताजी, अभी दाल और चावल बनाया है, कुछ देर पहले ही। सेठ बोले, बेटा, इस लड़की को अच्छे से खिलाओ, ये 2 दिन से भूखी है। जमन ने हीमा को बड़े प्यार से भोजन परोसा। थोड़ी देर बाद जमन ने पूछा, पिताजी, ये लड़की कौन है और आपको कहाँ मिली? सेठ बोले, बेटा, ये मेरे परम मित्र ढिबरी लाल की बेटी है। इसका दुनिया में कोई नहीं है। इसका सहारा सिर्फ हम है। तुम इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। इसको किसी भी चीज की कमी कभी महसूस नहीं होनी चाहिए। जमन बोला, ठीक है पिताजी, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। वैसे पिताजी, आप शहर नहीं गए क्या? सिकंदर बोले, बेटा, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि इस फूल से कोमल बच्ची को भूखा और अकेला छोड़ शहर चला जाऊं। मैंने सबसे पहले इसे घर लाना जरूरी समझा। कल शहर चला जाऊंगा। वैसे अभी शहर जाना जरूरी नहीं है। जमन बोला, ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। फिलहाल आप थक गए होंगे, अभी आराम कीजिए, बहुत रात हो गई है। जमन वहां से सोने चला गया। अगले दिन जमन जल्दी उठा और हीमा को घर का काम सीखने को कहा। हीमा तुरंत तैयार हो गई। कुछ ही दिनों में हीमा घर का सारा काम संभालने लगी। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया और 8 वर्ष गुजर गए। सेठ सिकंदर समय के साथ अब कमजोर होते जा रहे थे। उनका कारोबार जमन ने संभाल लिया था और घर का काम हीमा करती थी। एक बार सेठ सिकंदर ने मन में सोचा, क्यों न हीमा का विवाह अपने बेटे जमन से करा दिया जाए। इसके जैसी सुंदर और सुशील लड़की जमन को कहीं नहीं मिलेगी। ये घर में आते ही घर को स्वर्ग बना दी है। मैं इसका विवाह अन्य जगह करा, इसके साथ जुए जैसा खेल नहीं खेल सकता। आजकल के लोग पता नहीं कैसे हैं, सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और ही निकल जाते हैं। आज मैं यह बात दोनों से रखता हूं। उनका जो निर्णय होगा उसके हिसाब से दोनों का विवाह करा दूंगा। सेठ सिकंदर हीमा के पास गए। सेठ सिकंदर बोले, बेटी हीमा, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। हीमा बोली, जी पिताजी, बताइए क्या बात है। सिकंदर सेठ बोले, बेटी हीमा, तुम्हारी उम्र ढलती जा रही है। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा विवाह करा दूं। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो जीते जी तुम्हारा घर बसा दूंगा तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बेटी, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या मैं तुम्हारा विवाह जमन से करा सकता हूं? हीमा बोली, पिताजी, आपको जो उचित लगे आप निश्चिंत होकर फैसला लें। मैं आपके बाहर नहीं हूं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरा जीवन ही आप लोगों का है। मैं भी नहीं चाहती कि इस स्वर्ग जैसे घर को छोड़ मैं कहीं अनजान के घर में जाऊं।
असल में हीमा और जमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, परंतु लोक लाज के डर से उनकी हिम्मत कभी नहीं हुई कि वह इस विषय में अपने पिता से बात करें। हीमा को तो जैसे सच में स्वर्ग मिल गया था। सेठ समझ गए कि दोनों के बीच में जरूर कुछ है। खैर, ये बहुत अच्छी बात है। अब शाम को जमन से पूछकर मैं अपना फैसला ले लूंगा। शाम को जमन घर आया तो सेठ ने उससे भी पूछा। जमन ने भी हीमा की कही बात दोहराते हुए पिता से बोल दिया। दोनों तरफ से हरी झंडी मिल गई थी। सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया। सेठ ने दोनों का विवाह विधिवत तरीके से बड़े ही धूमधाम से करा दिया। हीमा एक नई दुल्हन के रूप में जमन की पत्नी बन चुकी थी। दोनों की सुहागरात आई। इससे पहले दोनों कभी नहीं सोचे थे कि उन दोनों की शादी उनके पिता ही करा देंगे। हीमा बोली, आपको नहीं पता होगा, पर मैं सच में आपसे उसी दिन से प्यार करने लगी जिस दिन आपने मुझे चूल्हे चौके में काम सिखाया था। आप मेरी नजर में उसी दिन से इस कदर समाये थे कि मैं आपके अलावा किसी दूसरे से कभी विवाह नहीं करती। मैं उसी दिन आपको अपने पति के रूप में स्वीकार ली थी। जमन बोला, हीमा, तो मैं भी कहाँ कम हो। मैंने तो तुम्हें जब देखा था एक नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था, परंतु तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। मुझे डर लगता था कि कहीं तुम मुझे गलत न समझ लो, इसी कारण मैं चुप बैठा था। हीमा, कुछ भी हो, कोई गलत नहीं कहा गया है कि अगर सच्चा प्यार होता है तो उसे मिलाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है। हीमा बोली, अब आप पूरी रात बातें ही करेंगे या कुछ और भी करेंगे? जमन बोला, अरे पगली, इतना उत्तेजित क्यों हो? अरे उसके लिए तो पूरा जीवन है। हम दोनों प्यार से ही एक दूसरे से मिले हैं। थोड़ी देर बाद हीमा और जमन का पहली बार शारीरिक मिलन हुआ। दोनों एक दूसरे में खो गए। अगले दिन जमन उठा। उसने पाया कि हीमा बिस्तर पर नहीं है। जमन उठकर बाहर गया, पर वह उसे बाहर भी नहीं मिली। जमन बहुत परेशान हुआ। आखिर आज कहाँ चली गई? रोज तो घर में ही रहती है। जमन घर के आंगन में चला गया। हीमा आंगन में तुलसी को जल चढ़ा रही थी। जमन उसे देख बहुत खुश हुआ। उधर सेठ सिकंदर ने आवाज लगाई, बहू, मेरी चाय कहाँ है? हीमा चिल्लाई, बाबूजी, वही मेज पर रखी है। जमन अपने परिवार का शांति और सुखमय माहौल देखकर सच में स्वर्ग का अनुभव कर रहा था। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया। 1 साल बीतने पर हीमा ने एक बेटे को जन्म दिया। जमन बहुत खुश हुआ, परंतु उसकी खुशी बहुत अधिक दिन तक नहीं टिकी। एक दिन अचानक जमन के पिता सेठ सिकंदर की तबीयत बिगड़ी। संयोग था कि जमन उस दिन अपने घर पर ही था। वह जल्दी से वैद्य को बुला लाया। वैद्य ने सिकंदर का इलाज किया, परंतु उनके तबीयत में कोई खास बदलाव नहीं आया। जमन बोला, वैद्य जी, मेरे पिता कब तक ठीक हो जाएंगे? वैद्य बोले, बेटा जमन, वैसे तो मैंने दवा दे दी है, परंतु इनका रोग जो है ना, वो बहुत ही घातक रोग है। यह रोग भेली रोग कहलाता है। इसमें आए हुए आदमी बहुत संयोग से ही बच पाते हैं। अगर ठीक हो जाएंगे तो 10 दिन में हो जाएंगे, और नहीं हुए तो समझ लेना कि भगवान ने इन्हें इतना ही उम्र दिया है। वैद्य की बात सुनकर जमन बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे 10 दिन गुजर गए, लेकिन सिकंदर सेठ ठीक नहीं हुए। जमन समझ गया कि अब उसके पिता कुछ दिन के मेहमान हैं। देखते ही देखते सिकंदर सेठ दुनिया छोड़ चल बसे। जमन पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह सुध बुद्ध खो बैठा। पिता के वियोग में जमन सूख कर कांटा हो गया। हीमा भी बहुत दुखी थी, परंतु इस दुख की घड़ी में हीमा ने अपने आप को अंदर से मजबूत रखा और मोर्चे को संभाला। कुछ दिन बीतने पर सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। एक दिन हीमा जमन से बोली, देखिए जी, अब हमारा बेटा पढ़ने लायक हो गया है। हमें उसका दाखिला करा देना चाहिए। पास के गांव में एक गुरुकुल है, आप वहां जाकर पता लगा लीजिए। जमन बोला, अरे भाग्यवान, अभी हमारा बेटा 2 साल का है। अभी 9 साल बाद उसका पढ़ने लिखने का उम्र होगा। तब तक मैं उसके लिए और भी धन अर्जित कर लूंगा। मैंने सोचा है कि मैं सोने और आभूषण का कारोबार शुरू करूं। इस धंधे में मोटा पैसा है। हमारे बेटे का भविष्य बहुत ही मजबूत हो जाएगा। हीमा बोली, आपका विचार बहुत सही है। मैं आपका सहयोग करूंगी, पर आप जानते हैं कि सोना चांदी आभूषण का कारोबार करने में कितना धन लगता है। आप धन कहां से लाएंगे? जमन बोला, अरे भाग्यवान, हम कोई निर्धन थोड़ी है। हमारा कारोबार पहले से चल रहा है।
हम अब अनाज का कारोबार हमेशा के लिए बंद कर देंगे तथा उसके स्थान पर आभूषण का कारोबार करेंगे। हेमा बोली, जैसा आपको सही लगे, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ। अगले दिन जमन नगर चला गया तथा नगर से कुछ आभूषण लेकर चला आया। उसने अपने गांव में ही आभूषण का कारोबार शुरू कर दिया। पहला महीना तो जमन को बहुत परेशानी हुई, परंतु धीरे धीरे आसपास के लोगों में जब यह पता चला कि जमन आभूषण की दुकान खोला है, तो लोग शहर न जाकर अपने गांव में ही जमन से सोने चांदी खरीदने लगे। देखते ही देखते जमन का व्यापार दौड़ने लगा। उसे बहुत मुनाफा होता। वह ईमानदारी के साथ लोगों को सुविधा देता। धीरे धीरे समय का चक्र चला। कुछ ही महीनों में जमन सेठ बन चुका था। एक दिन जमन हेमा से बोला, हेमा, मेरा विचार अब नगर की तरफ बढ़ रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं एक थोक की दुकान नगर में भी खोल दूं। इसमें तुम्हारी क्या राय है? हेमा बोली, अरे आप कैसी बात करते हैं? हम गांव में रहने वाले लोग हैं। हम शहर में नहीं ठहर पाएंगे। वहां के सेठ बहुत धनी होते हैं। वह आपके साथ गलत कर देंगे। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि आप चुपचाप अपने गांव में ही अपना कारोबार करते रहें। जमन बोला, अरे बुद्धू, हम शहर में किसी से लड़ाई थोड़ी करने जा रहे हैं। हम तो थोक का कारोबार करेंगे। इससे शहर के दुकानदारों को भी लाभ होगा। उन्हें माल लाने नहीं जाना पड़ेगा और तुम नाहक डर रही हो। अरे तुम ये कैसे भूल गई कि नगर में हमारे राजा रहते हैं। उनके देख रेख में पूरा नगर रहता है। राजा के भय से नगर में कोई धोखाधड़ी नहीं होता। हेमा बोली, जैसा आपको उचित लगे आप अपने हिसाब से कर लीजिए, परंतु मेरा दिमाग इस बात पर अटका है कि अगर आप नगर चले जाएंगे तो हमारी गांव वाला दुकान जो इतना अच्छा चल रहा है वह तो बंद पड़ जाएगा। एक अच्छा खासा बना बनाया व्यापार आपके हाथों से निकल जाएगा और कल को कोई और यहाँ बैठकर अच्छा पैसा कमाएगा। मेहनत आपकी, फल किसी और को मिलेगा। जमन बोला, नहीं श्रीमती जी, मैं उतना बुद्धू भी नहीं हूं कि अपना बना बनाया व्यापार बिगाड़कर दूसरा काम शुरू करूं। यहाँ गांव की दुकान चलती रहेगी, इसे आप चलाएगी और शहर में मैं चलाऊंगा। बीच बीच में मैं आता रहूंगा। हेमा बोली, अरे आप क्या बोल रहे हैं? भला मुझसे दुकान चलेगा? मैं एक स्त्री हूं। मेरा काम घर संभालना है। भला मुझसे दुकान कैसे चलेगा? जमन बोला, अरे बुद्धू, तुम एक सेठ की पत्नी हो और सेठ की पत्नियां घर में झाड़ू पोंछा नहीं लगाती, बल्कि मालकिन की तरह अपना कारोबार पर ध्यान देती है। झाड़ू पोंछा के लिए तुम किसी नौकरानी को काम में लगा लो। हेमा बोली, जैसी आपकी आज्ञा मैं वैसा ही करूंगी। धीरे धीरे समय गुजरा। योजना अनुसार जमन अपना नया व्यापार नगर में शुरू कर दिया। उसकी एक बड़ी सी सोने चांदी और गहनों की दुकान अवधपुर के राज दरबार के ठीक सामने थी, जहां पर राज दरबार के पहरेदार की नजर पड़ती थी। इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से सबसे सुरक्षित जगह पर दुकान थी। लोगों को भी विश्वास था कि राज दरबार के सामने वाली दुकान में खरा सोने के आभूषण मिलते हैं। राज दरबार के सामने बैठकर कोई भी आदमी धोखाधड़ी नहीं कर सकता है, तो वह दुकान खूब चलती थी। सेठ जमन की एक दुकान जलालपुर गांव में भी थी, जिसे सेठानी हेमा खुद देख रेख करती थी और आसपास के गांव की स्त्रियां वहीं से आभूषण खरीदती थी। सेठ जमन के दो छोटे छोटे बेटे थे, जो अभी नगर के पास के छोटे से जंगल के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके दिन एक बादशाह की तरह गुजर रहे थे। धीरे धीरे समय का पहिया अपनी गति अनुसार चलता गया। हर तरफ सुख शांति था। पूरे नगर में सुकून था, परंतु शांति अब खत्म होने वाली थी। अवधपुर के दक्षिण तरफ के जंगल में कहीं दूसरे राज्य से आकर 4 खूंखार डाकू डेरा जमा लिए थे। डाकुओं ने दहशत फैलाने के लिए जंगल में गए लकड़हारों और फल तोड़ने गए किसानों के साथ खूब मारपीट भी की थी। किसान भागकर राज दरबार आए और राजा चंद्रमा से शिकायत की है। किसान बोले, महाराज हमें बचा लीजिए, हमारे साथ लूट खसोट हुआ है। जंगल में 4 डाकू आ गए हैं और बहुत उत्पात मचा रहे हैं। महाराज वह किसी को नहीं छोड़ते। नगर से गांव जाने वाले राहगीरों को तो और भी मुसीबत हो गया है। महाराज आप इस संकट से हमारे नगर को बचा लीजिए। राजा चंद्रमा अंदर से बाहर डर गया, परंतु प्रजा के सामने वह अपना भय छिपाते हुए बोला, नगरवासियों आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं अभी अपने सैनिक भेज उन दुष्ट डाकुओं को पकड़वा लेता हूं।
इसके बाद सबको बारी बारी से फांसी पर चढ़ा दूंगा। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति जी, आप 10 सैनिक लेकर अभी जंगल की तरफ चले जाएं तथा उन डाकुओं को पकड़ हमारे सामने पेश करें। यह मेरा आदेश है। राजा ने डाकुओं से निपटने के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी जंगल में भेज दी। सैनिक डाकुओं को पकड़ने के लिए चल पड़े। थोड़ी ही देर में सैनिक जंगल में थे और डाकुओं को ढूंढ रहे थे। सहसा डाकुओं ने सैनिकों पर हमला कर दिया और 4 डाकुओं ने राजा के 10 सैनिकों की बहुत पिटाई की। साथ ही उनके कान काटकर इस शर्त पर वापस भेज दिया कि वह फिर दोबारा जंगल में कदम नहीं रखेंगे। अगर आने की गलती कर दी तो इस बार उनकी खोपड़ी काटकर राज दरबार भेज दी जाएगी। अपना कान कटाकर बहुत डरे सहमे सैनिक राज दरबार वापस आ गए। राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। ये 10 सैनिक बहुत बहादुर सैनिक थे, जिन पर राजा को बहुत ज्यादा भरोसा था, मगर सिर्फ 4 डाकुओं ने 10 सैनिकों को सिर्फ मारा पीटा ही नहीं, इनके कान भी काट लिए। राजा खुद जंगल जाने से डर गया, मगर अपनी कमजोरी और डर छुपाते हुए बोला, कल हमारे बहादुर मंत्री शोकन जी सेना की एक विशेष टुकड़ी लेकर जंगल में डाकुओं को पकड़ने जाएंगे। राजा के मुख से अपना नाम सुनकर मंत्री शोकन जी भी सिहर उठे, मगर राजा का आदेश था तो वह जंगल जाने को तैयार हो गए। साथ में 50 सैनिक साथ ले जाने की मांग कर दिए। दूसरे दिन मंत्री अपने दल बल के साथ जंगल में गए, परंतु जंगल के पास जाकर भी उनकी हिम्मत जंगल में घुसने की नहीं हुई तो वापस लौट आए और राजा से बताए कि महाराज, डाकुओं की संख्या का ठीक से किसी को ज्ञात नहीं है। वे 50 से 100 की संख्या में भी हो सकते हैं। वह जंगल में तैयार पोजीशन में छुपकर बैठे हैं। उस अवस्था में उन्हें पकड़ पाना बहुत कठिन है। हम उन्हें जंगल से बाहर निकलने का इंतजार करते हैं। ज्यों ही वो जंगल से बाहर निकलकर नगर की तरफ बढ़ते हैं, हम पूरी सेना के साथ उन पर आक्रमण कर देंगे। उस अवस्था में डाकू हमसे बच नहीं पाएंगे। राजा पहले से ही डाकुओं से भयभीत था, तो उसने मंत्री की बात आसानी से मान लिया। राजा ने अपने प्रजा के लोगों को आदेश दिया कि अभी कुछ दिन तक ग्रामीण लकड़ी और फल के लिए पूर्व के जंगलों में ही जाया करें। हम कुछ दिन में ही डाकुओं को पकड़ लेंगे, उसके बाद फिर दक्षिण के जंगलों में लोग जाएं। प्रजा में पहले ही दहशत थी तो जंगल जाना छोड़ दिए थे। उधर डाकू दूर के गांवों के लोगों को डरा धमकाकर लूटने लगे थे। अपनी जान बचाने के लिए लोग खुद ही अपना धन डाकुओं को देने लगे थे। डाकू यहीं तक नहीं रुके, ग्रामीण के घर जोर जबरदस्ती भोजन भी भरपेट खाते। जिस घर डाकू भोजन करते उस घर थोड़ी रियायत कर देते। खबर राजा को हुई कि डाकू अब बहुत आराम से ग्रामीण प्रजा को धीरे धीरे लूट रहे हैं और उस क्षेत्र में रात्रि गश्ती करने वाले राजा के सैनिक अब दिन के वक्त भी गलती से उधर नहीं जाते। जमन सेठ नगर में ही फंस कर रह गया था। उसकी पत्नी अकेली गांव में रह गई थी। जमन चाहकर भी गांव नहीं लौट रहा था कि डाकू उसे पकड़ लेंगे और धन के लिए मार डालेंगे। उधर धीरे धीरे डाकू नगर में भी दस्तक दे दिए थे। खबर राजा तक भी पहुंची कि महाराज, डाकू तो अब नगर में भी पहुंचने लगे हैं। राजा को अब चिंता होने लगी कि कहीं किसी दिन राज दरबार में ही धावा न बोल दे। तो राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि राज दरबार की सुरक्षा इस वक्त सर्वोपरि है। डाकू कोई साधारण प्रतीत नहीं होते, वह बहुत साहसी है और निर्भीक है। उन्हें किसी से कोई डर नहीं है और निडर आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो ये तो डाकू है, इनकी निडरता भय प्रदान कर रही है। तो राजमहल की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं की जाए। जरूरत इस बात की है कि इस वक्त राज्य की आधी सेना राज दरबार की सुरक्षा में लगा दिया जाए। हमारी आधी सेना पूरे नगर की सुरक्षा कर सकती है और आधी सेना सीमा की सुरक्षा में लगी रहे। अभी इस वक्त ग्रामीण क्षेत्र में तैनात सैनिकों को हटा लिया जाए, क्योंकि उनके जीवन को डाकुओं से खतरा बढ़ गया है। हम अपने सैनिकों को डाकुओं के हाथों मरते नहीं देख सकते। सेनापति बोला, महाराज, हम ग्रामीणों को भी तो भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते। डाकू उन्हें बकरे की तरह मार काट डालेंगे। राजा सेनापति से बोला, इस वक्त खुद की दाढ़ी में आग लगी है तो पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझानी जरूरी है, उसके बाद ही हम दूसरे की दाढ़ी की आग बुझाएंगे। पहले हम राजमहल को सुरक्षित करेंगे, उसके बाद नगर को, फिर उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र की सुरक्षा पर विचार करेंगे। हमें खुद महसूस हो रहा है कि डाकू हमारे दक्षिण के भूभाग पर जंगल और ग्रामीण क्षेत्र पर कब्जा जमा चुके हैं। हमें हर हाल में अपने क्षेत्र की सुरक्षा करनी है।
मगर जब तक हम खुद सुरक्षित नहीं हो लेते, अपने क्षेत्र की सुरक्षा कैसे पाएंगे? सेनापति ने राजा की आज्ञा मान राजभवन और नगर की सुरक्षा बढ़ा दी। ग्रामीण क्षेत्र से अपने सैनिक हटा लिए। डाकुओं को तो जैसे और आजादी मिल गई, वह निर्भीक होकर गांवों को लूटने लगे। उन्हें एक दिन पता चला कि जलालपुर में एक सेठानी सोने चांदी की दुकान चलाती है। उसका पति नगर में राजभवन के सामने सोने चांदी के आभूषणों का थोक विक्रेता है। तो डाकुओं ने सोचा कि हम नगर में सेठ की दुकान लूटने पर बाद में विचार करेंगे, पहले सेठानी को ही लूट लेते हैं। ग्रामीण के घर में पुराने टूटे फूटे एक दो गहने लूटने से हमें कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा, हम सेठानी को ही लूट लेते हैं। उस अकेली के पास इतने आभूषण मिल जाएंगे कि पूरे 10 गांव लूटने पर भी नहीं मिल पाएंगे। तो डाकुओं ने दिन के दोपहर में ही सेठानी के घर धावा बोलने का प्रोग्राम बनाया। उधर सेठानी के मन में अनायास ही विचार आया कि हमें अपना सारा धन लेकर नगर में अपनी दुकान में चली जानी चाहिए। यहाँ अब हम सुरक्षित नहीं है। तो वह सभी आभूषणों को एक पोटली में बांधी और घर में ताला लगा उस पोटली को लेकर नगर के लिए चल दी। अभी उसे निकले हुए कुछ ही देर हुआ था कि डाकू सेठानी के घर पहुंच गए। घर में ताला देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि ताला क्यों बंद है। शायद सेठानी पहले ही यहां से निकल चुकी है। वह आसपास के ग्रामीणों को डर भय दिखाकर पूछे कि सेठानी कहाँ है। तो ग्रामीण डरते हुए बताए कि डाकू भगवान, सेठानी अभी अभी अपना सारा धन लेकर नगर के लिए निकल गई है। आप उनका पीछा करो तो पकड़ में आ जाएगी, अभी बहुत दूर नहीं गई होगी। डाकू सेठानी का पीछा करने के लिए चल पड़े। पीछा करते करते बहुत दूर तक गए। उधर सेठानी ने दूर से देख लिया कि डाकू इधर ही आ रहे हैं, अर्थात मेरा ही पीछा कर रहे हैं। पड़ोसियों ने भयवश जरूर इन्हें मेरे बारे में बता दिया होगा। डाकू इधर ही तेजी से बढ़े आ रहे हैं। अब भला मैं क्या करूं? डाकू धन तो ले ही जाएंगे, मुझे भी अपने साथ न ले जाए। जवान और सुंदर स्त्री के आशिक होते हैं यह डाकू। अगर डाकुओं की पकड़ में आ गई तो मेरी तो धन धर्म दोनों चला जाएगा। सेठानी पास के खेत में काम कर रहे एक किसान के पास गई और किसान से बोली, भैया मेरे पीछे डाकू पड़ गए हैं, तुम मुझे बचा लो। किसान बोला, बहन मैं तुम्हें चाहकर भी डाकुओं से नहीं बचा सकता, वह मुझे ही मार डालेंगे। स्त्री बोली, तुम चाहो तो मुझे बचा सकते हो, तुम मुझे कुछ देर के लिए अपनी पत्नी बना लो। किसान बोला, भला मैं तुम्हें अपनी पत्नी कैसे बना सकता हो? स्त्री बोली, अरे आपको सचमुच मुझे पत्नी नहीं बनाना है, बल्कि डाकुओं से बचाने के लिए उनसे कह देना है कि यह मेरी पत्नी है। मैं अपना सामान आपके खेत में छुपा देती हूँ और आपके साथ खेत में काम करने लगती हूँ। जब डाकू यहाँ आकर मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैंने अपनी पत्नी के अलावा अन्य किसी स्त्री को नहीं देखा है। किसान बोला, ठीक है बहन, यदि इतना कह देने से तुम डाकुओं से बच जाती हो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। स्त्री तुरंत अपना सामान छुपाकर खेत में काम करने लगी। वह किसान के साथ वैसे काम करने लगी जैसे सचमुच उसकी पत्नी हो। डाकू कुछ ही देर में किसान के पास आए और बोले, ओ किसान, तुमने यहां से किसी स्त्री को जाते हुए देखा है? किसान बोला, नहीं महाराज, यहां से कोई स्त्री अभी आगे नहीं गई है। हो सकता है जिस स्त्री को आप ढूंढ रहे हो वह पीछे वाले रास्ते से उत्तर की तरफ चली गई हो। डाकू उस स्त्री को किसान की पत्नी ही समझ रहे थे, इसलिए उसके विषय में कुछ नहीं पूछे। वह पीछे वाले रास्ते से उत्तर की तरफ चले गए। स्त्री की जान में जान आई, परंतु उसके सिर से खतरा टला नहीं था। वह किसान से बोली, भैया अब शाम होने वाली है, आप तो अपने घर लौट जाओगे, परंतु मेरा क्या होगा? मुझे तो नगर में जाना है। नगर भी 10 कोस दूर है और डाकू कुछ ही देर में फिर वापस आ जाएंगे। किसान बोला, बहन अब तक मेरे समझ में नहीं आ रहा कि तुम कौन हो और डाकू तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। तुम्हारी इस गठरी में ऐसा क्या है जो तुमसे लूटना चाहते हैं? स्त्री बोली, भैया मैं जलालपुर के जमन सेठ की सेठानी हूँ। जमन को इस इलाके में कौन नहीं जानता। मैं गांव में दुकान चलाती थी, परंतु डाकुओं के डर से आज मैं सारा माल समेटकर शहर को चल दी। मगर मुझे क्या पता था कि डाकू मेरे पीछे लगे हुए हैं। यहां तक तो आपने मेरी मदद कर दी, परंतु रात को कहां जाऊंगी? किसान बोला, बहन बुरा मत मानना, तुम चाहो तो आज की रात मेरे घर रह सकती हो, परंतु आपसे एक बात बता देना चाहता हूं कि इस वक्त घर में मेरी पत्नी नहीं है।
वो मायके गई हुई है, मैं घर में अकेला ही हूँ। हेमा बोली, आप मेरे बड़े भाई हो और भाई के साथ बहन अकेली रहे या भाभी के साथ रहे, क्या फर्क पड़ता है। आप अगर मेरे को घर में आश्रय देते हो तो मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। वैसे भी मेरे मायका में कोई नहीं है, मैं माता पिता की इकलौती संतान थी। माता पिता रहे नहीं तो मायका ऐसे ही खत्म हो गया है, मगर मुझे आज एक और मायका मिल गया है। किसान सेठानी को लेकर घर आ गया। अब समस्या थी कि उसके धन की सुरक्षा कैसे करें। वह सेठानी से बोला, बहन, तुम इस धन को अभी कहीं घर के अंदर मिट्टी में दबा दो, क्योंकि हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि डाकू हमारे घर जरूर आएंगे। सेठानी बोली, आपको गलत नहीं लग रहा है, वह कुछ ही देर में जरूर आएंगे। डाकुओं को जरूर पता चल जाएगा। मैंने खाना बना दिया है, आप जल्दी से खाना खा लो, और मुझे भी भूख लगी है, खा लेती हो। दोनों ने प्रेम से खाना खा लिया। अभी वह खाना खाकर उठे ही थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दे दिया। किसान दरवाजा खोलकर देखा तो उसका पूरा शरीर कांप गया। वह डाकू ही थे। डाकू का सरदार किसान से बोला, साले, तू हमको मूर्ख समझता है। तो उस स्त्री को अपने घर में छुपाए हो और हमें बोल दिए कि हम किसी स्त्री को नहीं देखे हैं। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। किसान बोला, नहीं डाकू महाराज, मैंने किसी स्त्री को घर में नहीं छुपाया है। घर में मैं और मेरी पत्नी ही है, कोई दूसरी औरत घर में मौजूद नहीं है, आप खुद देख सकते हो। सरदार अपने साथियों से बोला, इसके घर की तलाशी लो, यदि इसकी पत्नी के अलावा इस घर में कोई दूसरी औरत मौजूद है तो भी हम इसका सिर काट देते हैं। डाकू के साथी घर में पूरा छान मारे और सरदार से बताया कि सरदार जी, इसके घर में एक ही स्त्री है और वह इसकी पत्नी है। सरदार बोला, इसका मतलब हमको सूचना देने वाला हमें हैरान परेशान कर रहा है। अब हमें बहुत जोर की भूख लग गई है। इस दरिद्र किसान के घर से तो हमें कोई धन तो मिलना नहीं, तो हम इसके घर भोजन करके चल देंगे। वह किसान से कड़क कर बोला, तुमने कुछ सुना हमने क्या कहा? जल्दी अपनी पत्नी से बोलो कि हम 4 आदमियों के लिए भोजन बनाए। किसान बोला, जी महाराज, अभी बनवा देता हूं। किसान सेठानी से बोला, भाग्यवान, सुनती हो, तुम 4 आदमियों के लिए तत्काल खाना बना दो, उसमें शुद्ध घी जरूर डाल देना। सुबह जो तुमने दही जमने के लिए रखी थी वह जम गई होगी, जरा प्रेम से खाना बनाना। तभी एक डाकू बोला, सरदार, हमें इनके घर खाना खतरे से खाली नहीं है, हो सकता है ये हमारे साथ कुछ गलत कर दें। सरदार बोला, अरे तुम नाहक ही डरते हो, इसकी यह मजाल कि हमारे साथ कुछ गलत करे। इसका सिर धड़ से अलग करके मैं इसका फुटबॉल खेलने लगूंगा। तुम व्यर्थ में चिंता करते हो। डाकू बोला, सरदार, मेरी मानिए तो हम इन दोनों को अपने साथ पकड़कर अपने अड्डे पर ले चलते हैं, वहां इसकी स्त्री से भोजन बनवा लेंगे, इसके बाद भोजन करेंगे। भोजन के बाद इसकी स्त्री के साथ स्त्री सुख का भोग भी लेंगे। सरदार बोला, अरे मूर्ख, तो साफ साफ बताना चाहिए ना कि तुम्हें स्त्री सुख भी चाहिए। सरदार किसान से बोला, तुम अपनी पत्नी को साथ ले लो और हमारे साथ हमारे अड्डे पर चलो। अगर तुम्हारे पछाड़ में जोर नहीं है तो अपनी पत्नी को हमारे साथ भेज दो, हम उसका भोग करके सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। उसका भोग करने से वह कम नहीं हो जाएगी, जल्दी से भेजो उसे। किसान बोला, सरकार, हमारे ऊपर रहम कीजिए, मेरी पत्नी के पेट में बहुत बड़ी पथरी है, मैं खुद उसके साथ संबंध नहीं बनाता। गांव के मेमन ने मुझे मना किया है, जो भी उसके साथ संबंध बनाएगा वह कुछ ही दिनों में दुनिया छोड़ चल बसेगा। सरदार का माथा ठनका। किसान से बोला, साले कुत्ते, तू झूठ का हमारा समय बर्बाद कर रहा है। अगर ऐसा बात है तो तुम्हें पहले बताना चाहिए। अब जल्दी से भोजन कराओ। सेठानी अंदर से सारी बात सुन रही थी। सेठानी डर के मारे डाकुओं की बात सुनकर कांप गई थी, परंतु किसान की चतुराई से उनकी इज्जत आबरू आज बच गया था। सेठानी ने अपना दिमाग लगा खाने में जर मिला दिया। सेठानी थोड़ी ही देर में खाना लेकर आ गई और बोली, स्वामी, आप मेहमानों को खाना खिला दीजिए। किसान ने डाकुओं को भोजन परोस दिया। चारों डाकू सुबह से कुछ खाए पिए नहीं थे, खाना देखते ही टूट पड़े। अभी वह आधा खाना भी नहीं खाए थे कि गहरी बेहोशी में चले गए। किसान सेठानी से बोला, इन डाकुओं को क्या हुआ? सेठानी मुस्कुराई, बोली, भैया, मुझे तुम्हें स्वामी कहना पड़ा, तुम्हें भी डाकुओं के डर से मुझे भाग्यवान कहना पड़ा।
क्या तुम्हें अच्छा लगा? ऊपर से आज अगर आप नहीं होते तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आपके जैसा भाई के कारण मैं आज मौत से बच गई हूं। अब किसी भी डाकुओं से हमें कोई भय नहीं। मैंने उस डर को सदा के लिए खत्म कर दिया है। अब ये डाकू फिर कभी किसी को नहीं लूट पाएंगे। पूरे राज्य की प्रजा चैन की सांस लेगी। मैंने इन्हें खतरनाक जहर दे दिया है। अब ये 2-4 मिनट के मेहमान है। किसान बोला। परंतु बहन, तुम्हें जहर मिला कहां? सेठानी बोली। भैया, राजा की रानियां और सेठ की सेठानियां एक खास किस्म की अंगूठी अपने पास रखती है। उस अंगूठी के नग के अंदर जहर भरा रहता है। मुसीबत के वक्त उससे या तो अपने दुश्मन को मार देती है या उसका खुद प्रयोग कर मर जाती है। मुझे मौका मिल गया और अपने दुश्मनों को बहुत आसानी से निपटा दी। मगर आप चिंता मत करो, डाकुओं के मरने पर राजा बहुत ज्यादा पुरस्कार देगा और वह पुरस्कार आपको मिलेगा। और मेरे पास जितना भी धन है, मैं वह सारा धन मैं स्वेच्छा से अपने भाई को देती हूँ। किसान बोला। पगली, कोई भाई अपनी छोटी बहन से कुछ लेता है। मुझे तो तुम्हें कुछ देना चाहिए, परंतु क्या करूं? भगवान ने इतना निर्धन बनाया है कि चाह कर भी कुछ दे नहीं सकता। सेठानी देखी कि यह इस तरह धन नहीं लेने वाला, तो बोली, तुम्हें मेरी कसम, यदि तुम मुझे सचमुच बहन मानते हो तो यह धन लेने से इनकार नहीं करोगे। किसान ने सेठानी से वह सारा धन ले लिया। राजा ने सुना कि एक किसान ने अपनी पत्नी की सहायता से 4 खूंखार डाकुओं को झड़ देकर मार डाला है, तो किसान को दरबार में बुलवाकर 10,000 स्वर्ण मुद्रा का इनाम दिया। राजा के ऊपर से भयंकर संकट टल गया था। डाकू राजा के लिए मुसीबत बन गए थे। सेठानी खुश थी कि उसे एक भाई मिल गया था, तो किसान भी कम खुश नहीं था। उसकी कोई बहन नहीं थी, तो सेठानी के रूप में एक बहन मिल गई थी। आज की पहली कहानी समाप्त। अब दूसरी कहानी में प्रवेश करते हैं। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहता था। किसान काफी मेहनती था। वह दिन भर खेत में मेहनत करता और शाम को घर आता। हालांकि उसे उतना आमदनी नहीं होती कि कुछ बचत कर सके, परंतु उतना तो हो ही जाता कि परिवार आराम से चल सके। किसान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ खुशी खुशी जीवन यापन कर रहा था कि एक दिन उस इलाके में भयंकर अकाल पड़ गया। किसान की खेत की फसल सूख गई। घर में खाने को अन्न न रहा। भूखे रहने की नौबत आ गई। तब किसान ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, हमारे गांव के लड़के सब दूसरे राज्य में रोजगार करने जा रहे हैं। तुम भी चले जाओ, वहां अपना भी पेट भर सकोगे तो भी बहुत होगा। हम किसी तरह घास साग खाकर गुजारा कर लेंगे, परंतु तुम्हें इस तरह अन्न के अभाव में मरते नहीं देख सकते। लड़के को भी पिता की बात अच्छी लगी। वह रोजगार के लिए अकेले ही दूसरे राज्य के लिए निकल पड़ा। वहां उसने घूम घूम कर रोजगार की तलाश की, परंतु नए आदमी को कोई रखने को तैयार नहीं हुआ, अर्थात उसे रोजगार नहीं मिला। तभी उसे किसी ने बताया कि भैया, तुम राज दरबार में जाओ, राजा हुनरमंद आदमी को जरूर काम दे देता है। अब लड़के के पास खेती के अलावा दूसरा कोई हुनर नहीं था। वह राज दरबार गया, परंतु कोई हुनर न होने के कारण राजा ने भी काम देने से इनकार कर दिया। वह निराश हो घर को लौट पड़ा। हालांकि घर भी कोई नजदीक तो था नहीं, तो वह दिन भर चलता रहा। रात होने को आई, पर वह अभी अपने राज्य की सीमा में प्रवेश न कर सका। जब रात होने को आई तो वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। मन में विचार किया कि आज रात इसी पेड़ के नीचे बिताऊंगा, सुबह को फिर अपने घर के लिए प्रस्थान करूंगा। परंतु उसे वहां बहुत डर लग रहा था, क्योंकि कोई दूसरा आदमी उसके साथ नहीं था। यात्रा में हमेशा 2 आदमी को साथ रहना चाहिए, परंतु वह अकेला था। वह डर के मारे थके होने के बावजूद सो नहीं पा रहा था। वह चुपचाप बैठा था। तभी देखा कि एक बहुत खूबसूरत स्त्री उस पेड़ के पास आकर रुक गई है। अकेली स्त्री के रात में आने से थोड़ा अचंभित हुआ। वह स्त्री से पूछा, देवी, आप कौन हो? इतनी रात गए अकेले इस सुनसान जगह पर क्यों आई हो? तब स्त्री ने बताया, हे नवयुवक, मैं एक कुंवारी स्त्री हूं। अपनी सौतेली मां के साथ रहती थी। जब तक उसके काम की थी तब तक मुझे साथ रखी, मगर जब उसे लगने लगा कि लड़की सयानी हो चली है, अब इसका विवाह भी करना पड़ेगा, तो उसने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा घर से निकाल दिया। किस्मत की मारी हो, सोच रही थी कि कहीं डूब मरो, परंतु रास्ते में कोई नदी नाला भी न मिला। लड़का बोला, नहीं देवी, आपको ऐसा विचार नहीं करने चाहिए।
आप नवजवान हो, खूबसूरत हो, कोई न कोई नवजवान आपसे विवाह कर ही लेगा। स्त्री बोली, नवयुवक, ये सब कहने की बातें हैं। एक अबला से नाजायज फायदा तो सभी उठाना चाहते हैं, परंतु उसका हाथ पकड़ना कोई नहीं चाहता। क्या तुम मुझसे विवाह कर लोगे? नवयुवक बोला, यह तो मेरा सौभाग्य होता, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं कर सकता। गरीबी का मारा हो, रोजगार की तलाश में गया था, परंतु मुझे कोई काम नहीं मिला। घर लौट रहा हो, घर में अन्न का एक दाना नहीं है। बूढ़े माँ बाप घास और पत्ते खाकर किसी तरह जी रहे हैं। इस हालत में अपना विवाह करो या पेट की आग को शांत करो। स्त्री बोली, तो क्या धन की समस्या ही तुम्हारे मार्ग में बाधा है? अगर मैं धन की समस्या हल कर दूंगी तो मुझसे विवाह कर लोगे? लड़का बोला, अवश्य देवी, मैं आपसे विवाह कर लूंगा। तब स्त्री बोली, मुझे एक सिद्धि प्राप्त है, जिसकी सहायता से रोज तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दे सकती हो, और मैं समझती हो कि एक स्वर्ण मुद्रा एक परिवार चलाने के लिए बड़ी रकम होती है। लड़का बोला, देवी, तब आप अभी से समझ लो कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर आपका हाथ पकड़ने को तैयार हो। स्त्री बोली, मैं भी अभी से आपको पति मानती हूं। अब मैं आपकी हुई और आप मेरे हुए। इस प्रकार दोनों पेड़ के पास बैठकर रात भर वार्तालाप करते रहे। सुबह होने पर नवयुवक अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। बेटे को साथ बहू लाने से किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए, परंतु अगले ही पल बहुत उदासी छा गई। स्त्री ने भाव लिया कि मेरे आने से तो दोनों बहुत खुश हुए हैं, परंतु जब घर में खाने को कुछ नहीं तो यह सोचकर उदासी छा गई है। तब स्त्री अपने सासू से बोली, माता, आप इस तरह उदास क्यों हो गई? क्या आप मेरे इस तरह आने से खुश नहीं हुई? तब सासू ने कहा, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। मैं यह सोचकर परेशान हो कि घर में तो कुछ खाने को है ही नहीं, तो बहू का स्वागत किस तरह करूं? तब स्त्री बोली, माता, घर में स्त्री का आगमन शुभ माना जाता है। नई स्त्री के आगमन पर घर में खुशियां मनाने वालों पर माता लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। और रही बात धन की, तो आपको अब चिंता करने की जरूरत ही नहीं। अब घर चलाना मेरी जिम्मेदारी है। वह अपने पति से बोली, स्वामी, आप यह 10 स्वर्ण मुद्रा मुझसे ले लीजिए और बाजार से पूरे 6 माह के लिए भोजन सामग्री खरीद लाइए। फिर आगे हम सभी के लिए अच्छे वस्त्र और रहने के लिए घर का भी प्रबंध करेंगे। लड़का बाजार जाकर बहुत सारा सामान खरीद लाया। कुछ ही दिनों में किसान की टूटी फूटी झोंपड़ी के स्थान पर पक्का मकान बन गया। किसान ने बहुत सारी जमीन और बाग बगीचे खरीद लिए। जहां अकाल से सब जूझ रहे थे, वहां बरसात भी होने लगी। किसान की फसल लहलहा उठी। किसान बहू पर अति प्रसन्न था। वह जब खेत से काम करने के बाद घर लौटता तो बहू के लिए कोई न कोई फल अपने बगीचे से लेकर आता। बहू सासू की बहुत सेवा करती, उसे छूकर कोई काम करने नहीं देती थी। इस तरह पूरा 1 साल गुजर गया। किसी को पता ही नहीं चला कि 1 साल गुजर गया है। किसान रोज की तरह खेत पर काम करने चला गया। इधर एक सपेरा घूमता हुआ किसान के घर के पास रुक गया। किसान की स्त्री और लड़का दरवाजे पर ही बैठे थे। सपेरा बोला, नवयुवक, तुम जिस स्त्री को ब्याह कर लाए हो वह स्त्री नहीं बल्कि एक नागिन है। वह तुम्हारे घर को सर्वनाश करने आई है। वह मौके की तलाश में है। मौका मिलते ही पूरे परिवार को डंस लेगी। नवयुवक बोला, यह तुम क्या बक रहे हो? वह मेरी पत्नी है, उसे तुम नागिन कैसे कह रहे हो? तब सपेरा बोला, नवयुवक, तुम अपने गुस्से पर काबू रखो। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं तो तुम अपनी पत्नी से पूछ सकते हो। लड़का भागकर घर में गया और पत्नी से कहा कि तुम मेरी कसम खाओगी, जो कुछ तुमसे पूछो सच बोलोगी। स्त्री थोड़ा विस्मित हुई, बोली, स्वामी, ऐसी कौन सी बात आ पड़ी है कि कसम खिलाने की जरूरत आ पड़ी? क्या मैं आपको झूठी नजर आती हूं? 1 साल से ज्यादा वक्त तक आप मेरे साथ हो, मेरे अंग अंग से वाकिफ हो। क्या मैंने आपके मान सम्मान को नुकसान पहुंचाया है या कोई बड़े धन की हानि कर दी है? तब लड़का बोला, तुम बेकार की बात छोड़ो, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब हां और ना में देना। क्या तुम एक इच्छाधारी नागिन हो? स्त्री बोली, क्या आपको मैं स्त्री नजर नहीं आ रही? यह आपको हो क्या गया है? किसने वेद की बातें आपके दिमाग में भर दी? लड़का बोला, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है, तुम हां और ना में जवाब दो।
स्त्री बोली, मैं इस वक्त कोई जवाब नहीं दे सकती। पिताजी जब खेत वापस आएंगे तो उनके सामने ही मैं आपको जवाब दूंगी। लड़का बोला, तुम मेरी पत्नी हो, मेरे पिता की नहीं। तब स्त्री बोली, आप इस समय गुस्से में हो, मेरी अच्छी बात भी आपको बुरी लगेगी। पिताजी, हम दोनों के पिता हैं, वह किसी का पक्षपात नहीं करेंगे। आप शाम तक इंतजार करो, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। लड़का समझ गया कि सपेरे की बात में दम है, अवश्य ही मेरी पत्नी नागिन है। वह सपेरे के पास आया और बोला, भैया तुम ठीक कह रहे हो, वह अवश्य ही नागिन है, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रही, अब उससे छुटकारा का उपाय बताओ। तब सपेरा बोला, आज रात 12 बजे वह नागिन बनेगी। इच्छाधारी नागिन रोज रात में आधी रात को अपनी असली रूप में आ जाती है, आज भी आएगी। उसी वक्त हम उसे पकड़ लेंगे और अपने साथ लेकर चले जाएंगे, तुम नागिन से छुटकारा पा जाओगे। माँ बेटे ने सपेरे को घर में ठहरा दिया। उधर शाम को जब किसान घर आया तो घर में सपेरे को देखकर हैरान हुआ। वह अपनी पत्नी और बेटे से पूछा कि घर में सपेरा किस लिए है। सपेरा बोल उठा, आपकी बहू नागिन है, उसे निजात दिलाने आया हो। किसान बोला कि मेरी बहू नागिन है या हाथी, इसे तुम्हें क्या, तुम मेरे शुभ चिंतक कैसे बन गए? क्या तुम मेरे साले लगते हो कि बहन और भांजे की चिंता है? अरे इससे पहले कि तुम्हारा सिर फोड़ दो, यहां से दफा हो जाओ। किसान ने सपेरे को भगा दिया। किसान पत्नी और बेटे से बोला, तुम लोग पागल हो गए हो जो घर में किसी को भी ठहरा देते हो। हमारी बहू 1 साल से हमारे घर में रह रही है, उसके घर में कदम पड़ते ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है, और एक सपेरे के कह देने से वह तुम्हारी दुश्मन बन गई। और अनजान सपेरा रिश्तेदार कैसे बन गया? हो सकता है सपेरा कोई जादूगर हो और अपनी जादूगरी से हमारी अच्छी भली बहू की नागिन बना दे और साथ लेकर चला जाए। क्या तुम अपनी पत्नी को इस तरह किसी दूसरे को दे दोगे? तब बहू बोली, पिताजी आपसे कुछ कहना चाहती हो? किसान बोला, मैं सब जानता हूं, तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बहू हो और तुम्हारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तुम्हें उस सपेरे से डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान बेटे से बोला कि आज रात 12 बजे सपेरा एक भयानक नाग छोड़ेगा, वह हमारी बहू को नुकसान पहुंचाने घर में प्रवेश करेगा। इससे पहले कि नाग बहू के पास पहुंचे, हमें हर हाल में नाग को मारना होगा। नाग के मरते ही सपेरा भी मर जाएगा, क्योंकि सपेरा एक इच्छाधारी नाग है। वही सर्प बनकर बहू को डंसने आएगा। बहू बोली, पिताजी जो बात मैं आपसे बताने वाली थी वही बात आप कैसे जानते हो? किसान बोला, मैं सब जानता हूं, अब इस वक्त बात करने का वक्त नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। किसान और उसका बेटा सर्प के घर में आने का इंतजार करने लगे। रात को 12 बजते ही खिड़की के रास्ते सर्प घर में घुसने का प्रयास करने लगा। तभी किसान के बेटे ने जोरदार एक लाठी सर्प को जमा दिया। चोट लगते ही सर्प ढेर हो गया। जैसा कि सपेरा ने बताया था कि 12 बजे बहू नागिन बनती है। बहू जब नागिन नहीं बनी तो किसान अपनी पत्नी और पुत्र को बताया कि देखा, बहू नागिन नहीं बनी, अर्थात बहू एक स्त्री है, नागिन नहीं। तुम सब सपेरे के बात में आकर अपना सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलने जा रहे थे। दूसरे दिन अकेले में किसान ने बहू से बताया कि तुम कभी अपनी नागिन होने का जिक्र गलती से अपनी सासू और पति से मत करना। मैं ये बात पहले से ही जानता था कि तुम एक नागिन हो। कोई साधारण स्त्री एक स्वर्ण मुद्रा रोज कहां से लाकर देगी? मैं इस बात को लेकर एक महात्मा से मिला था, तो उसने बताया कि एक नाग सपेरा बन तुम्हारे घर आएगा, तुम उसे भगा देना। वह सर्प बन घर में प्रवेश करेगा और बहू को नुकसान पहुंचाएगा। तुम उस सर्प को पहले ही मार देना। बहू अब कभी नागिन में नहीं बदलेगी, वह एक साधारण स्त्री ही बनी रहेगी, परंतु उसके बावजूद स्वर्ण मुद्रा रोज रात उसे जिंदगी भर मिलती रहेगी। बहू, तुम अब इंसान हो, अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाना और इसके चर्चे कभी मत करना। उधर लड़के को विश्वास हो गया था कि मेरी पत्नी नागिन नहीं है। सपेरा मेरे साथ धोखा करना चाह रहा था, परंतु मेरे गुणवान पिता ने सब संभाल लिया। वह पत्नी से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा तो उसने कहा कि आप मेरे स्वामी हो, माफी मांग, मुझे शर्मिंदा मत करो। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और सहारे का होता है। विपरीत परिस्थितियों में भी एक दूसरे का साथ देने वाले लोग ही जीवन में असली सुख पाते हैं।
बहुत समय पहले की बात है। भारत के दक्षिण दिशा में एक भोलापुर नाम का सुंदर और हरा भरा राज्य था। ये राज्य घनी आबादी वाला था और यहाँ के नागरिक अपने राजा के शासन में बहुत खुशी से अपना जीवन गुजारते थे। भोलापुर के राजा का नाम राजा चेतक सिंह था। राजा चेतक सिंह एक महान योद्धा थे, जिनकी बहादुरी के किस्से आसपास के सभी राज्यों में मशहूर थे। वह बहुत ही धर्मात्मा राजा थे और अपने राज्य में तरह तरह के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करवाते रहते थे। भोलापुर में रहने वाले ब्राह्मणों को राजा से मनचाहा दान मिलता था। राजा चेतक अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे और समय समय पर खुद जनता के बीच जाकर उनका हालचाल पूछते थे। राजा का एक खास मंत्री था जिसका नाम सुखमल था। राजा चेतक सिंह अपने मंत्री सुखमल पर अपने सगे भाई जैसा भरोसा करते थे। मंत्री सुखमल भी राजा के प्रति बहुत ईमानदार थे। एक बार जंगल में शिकार के दौरान मंत्री सुखमल ने अपनी जान खतरे में डालकर राजा चेतक सिंह को एक भयंकर बाघ के हमले से बचाया था। इसी कारण राजा चेतक उन्हें बहुत मानते थे। राज्य के विकास का सारा काम मंत्री सुखमल ही देखते थे और वह राजा के हर आदेश का पालन करते थे। एक दिन राजा चेतक सिंह अपने राज्य दरबार में बैठे थे, तभी उनका एक खास गुप्तचर भागा भागा उनके सामने आया। गुप्तचर बहुत घबराया हुआ था और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। राजा ने पूछा, बताओ गुप्तचर, तुम बहुत चिंतित क्यों लग रहे हो? तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है? गुप्तचर बोला, महाराज की जय हो। महाराज, आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। दुख की बात यह है कि इस खबर को लाने में देर हो गई। उसने आगे बताया, महाराज, आपके पड़ोसी राज्य सोलन नगर से सूचना आई है कि एक दुष्ट राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया है। राजा भद्रक ने आपसे मदद की गुहार लगाई है। आप तुरंत वहां पहुंचकर उनकी और उनके राज्य की रक्षा करें। राजा बोले, यह तो वाकई एक बुरी खबर है, लेकिन वह कौन राजा है जिसने अचानक आक्रमण कर दिया? गुप्तचर ने जवाब दिया, महाराज, उस राजा का नाम राजा मुंशी है। आप उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। राजा चेतक बोले, अरे हाँ, वही मुंशी ना, जिसे मैंने एक बार जूते से मारकर भगाया था। उस नीच की इतनी हिम्मत कि वह पड़ोसी राज्य सोलन नगर चला आया। मैं अभी उसे सबक सिखाता हूं। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप तुरंत सेनापति को आदेश दें कि वह सारी सेना को तैयार करे। मंत्री राजा की आज्ञा लेकर सेनापति के पास गए। मंत्री और सेनापति ने मिलकर पूरी सेना को तैयार कर लिया। राजा अपनी पूरी सेना के साथ सोलन नगर की ओर चल पड़े। सोलन नगर और भोलापुर राज्य बहुत पास थे, इसलिए राजा कुछ ही समय में सोलन नगर में पहुंच गए। वह चलते चलते महल के करीब पहुंचे। राजा ने मंत्री से कहा, अरे मंत्री जी, मुझे लगता है कि किसी ने हमें झूठी खबर दी है। यहाँ तो कोई युद्ध नहीं हो रहा है, हर तरफ शांति है। मंत्री ने कहा, जी महाराज, हमें भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि वह दुष्ट मुंशी महल के अंदर चला गया हो। हमें तुरंत महल में जाना चाहिए। राजा बोले, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप सब अब सावधान हो जाइए, महल में खतरा हो सकता है। राजा सैनिकों के साथ महल में दाखिल हुए। महल के अंदर का दृश्य देखकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा मुंशी ने महल के सभी दरबारियों, सैनिकों और यहाँ तक कि राजा भद्रक को भी कैदी बना लिया था और वह उनकी राजकुमारी सलोनी के साथ विवाह करने जा रहा था। जब राजा मुंशी ने चेतक सिंह को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मन ही मन सोचने लगा, ये चेतक कहाँ से आ गया? जरूर ये काम उस बुढ़े भद्रक का है, उसी ने किसी से खबर भिजवा दी है। लेकिन चलो, अच्छा ही हुआ, आज ये राजा चेतक मारा जाएगा। मुझे किसी भी कीमत पर राजकुमारी सलोनी को अपनी रानी बनाना है। राजा चेतक सिंह ने कड़क आवाज में कहा, राजा मुंशी, तुम जानबूझकर अपनी मौत को बुलाने चले आए। क्या तुम्हें पिछली बार मेरे सर पर पड़ा जूता याद नहीं है? धूर्त राजा मुंशी ने जवाब दिया, अरे आओ आओ चेतक सिंह, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, इसीलिए तो मैं इंतजार कर रहा था। आज तुम आ तो गए हो, पर अपना सारा हिसाब चुकता करके सीधे भगवान के पास पहुंच जाओगे। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत आक्रोश है। मैं कब से तुम्हें खोज रहा हूं। मेरा बदला बहुत भयानक होने वाला है। राजा चेतक बोले, अरे मूर्ख, तुम्हारे पास अक्ल भी नहीं है? अरे, मुझे ढूंढने के लिए तुम्हें जंगल में भटकना नहीं था। मैं एक राजा हूं, तुम मेरे महल को देखे ही हो।
तुम्हें वहीं चले आना चाहिए था, या फिर खबर भिजवाकर मुझसे युद्ध कर लेना चाहिए था। इस तरह कायरों वाली हरकत करके तुम मेरी छवि क्यों खराब कर रहे हो? तुम राजा कहलाने के लायक हो ही नहीं। तुम्हें किसी भैंस के तबेले में रहना चाहिए। राजा मुंशी बोला, राजा चेतक सिंह, मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। असल में तुम तबेले के लायक हो। मैं एक योद्धा राजा हो, तुम मेरे सामने क्या हो? राजा चेतक सिंह ने मन में सोचा, इस धूर्त से बहस करके कोई नहीं जीत सकता। यह तो एक नंबर का बकवास आदमी है। मुझे बिना देर किए अब इससे युद्ध करना चाहिए। राजा चेतक सिंह बोले, धूर्त कायर मुंशी, अब तुम सावधान हो जाओ। मैं अब तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा। राजा मुंशी और राजा चेतक सिंह की तलवारें टकराने लगी। उनका युद्ध कई घंटों तक चला। आखिरकार राजा मुंशी चारों खाने चित हो गया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस कामी स्वभाव के पुरुष को तुरंत बंदी बना लो। इसे मारकर मैं अपने सर पर पाप नहीं लेना चाहता। इसकी असली सजा हमारे आदरणीय राजा भद्रक ही तय करेंगे। राजा चेतक सिंह ने तुरंत राजा भद्रक को आजाद किया और उन्हें सम्मान के साथ उनकी गद्दी पर बैठाया। राजा भद्रक सिंह अपने पड़ोसी राजा का यह प्रेम देखकर बहुत भावुक हो गए। उन्हें राजा चेतक सिंह में अपने बेटे की छवि दिखाई दे रही थी। राजा चेतक सिंह बोले, महाराज भद्रक, आप इस 2 कौड़ी के राजा को कड़ी से कड़ी सजा सुनाइए। इसकी सजा से हमारे सभ्य समाज में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए, ताकि इसके जैसे बुरे लोग हमेशा के लिए सुधर जाएं। राजा भद्रक बोले, राजा चेतक सिंह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम इसको ऐसी सजा देंगे कि इसकी आने वाली पीढ़ी भी इस सजा से सबक लेगी। राजा मुंशी चिल्लाया, अरे, जो करना है उखाड़ लो, मुझे किसी बात का डर नहीं है। तुम मुझे फांसी भी चढ़ा दोगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। राजा भद्रक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बबुआ मुंशी, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? हम तुम्हें मृत्युदंड नहीं देंगे। मृत्युदंड सबको नसीब नहीं होता, उसके लिए एक योद्धा बनना पड़ता है। तुम जैसे कायर और डरपोक को मृत्यु नसीब नहीं होगी। राजा मुंशी बोला, अरे चलो, मुझे ज्ञान मत दो, मेरे पास पहले से ही ज्ञान भरा है। राजा भद्रक बोले, इस धूर्त राजा मुंशी को सजा के तौर पर यह सुनाया जाता है कि इसके मुंह पर कालिक पोतकर इसे पूरे नगर में एक गद्दे पर बैठाकर एक जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद इसके हाथ पांव बांधकर हमारे नगर की नदी में बहा दिया जाएगा। राजा मुंशी ने जब यह सुना तो वह बहुत विचलित हो गया। मुंशी चिल्लाया, राजा भद्रक सिंह, तुम एक नंबर के कुत्ते, कमीने, कायर हो। अरे, मुझे मौत की सजा क्यों नहीं सुनाई? तुम्हारे पास दम ही नहीं है कि तुम मुझे मौत की सजा सुना सको। राजा मुंशी की बात सुनकर चेतक सिंह ने अपनी तलवार निकाली और मुंशी की तरफ बढ़े। तभी राजा भद्रक ने चेतक सिंह को रोकते हुए कहा, महाराज चेतक सिंह, ठहर जाइए, मैंने इसे सजा सुना दी है। यह जानबूझकर आपको उकसाना चाहता है ताकि आप इसे जान से मार दें। लेकिन राजा चेतक, आप भली भांति जानते हैं कि जो मैंने सजा सुनाई है उससे राजा मुंशी की छवि पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी। इसके बाद इसे नदी में डुबोकर मार ही दिया जाएगा। यह वैसे भी जीवित नहीं रहेगा। आप समझदार हैं, इस मूर्ख के बहकावे में ना आए। राजा चेतक सिंह समझ गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस नीच को इसी वक्त यहां से लेकर जाओ और बंदी गृह में बंद कर दो। कल राजा के आदेश के अनुसार इसकी सजा पूरी कर देना। चेतक सिंह की आज्ञा पाकर सैनिक तुरंत उसे लेकर चले गए। राजा चेतक सिंह बोले, महाराज, मुझे अब आज्ञा दीजिए, मेरा राज्य मेरा इंतजार कर रहा है। राजा भद्रक बोले, आपका कहना सत्य है, लेकिन मेरी एक विनती है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप मेरी बेटी को अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? अगर आप स्वीकार करते हैं तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। राजा चेतक सिंह बोले, महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि आपकी पुत्री मेरी रानी बने। मुझे आपका निवेदन स्वीकार है। राजा भद्रक बहुत खुश हुए। उन्होंने राजा चेतक सिंह और अपनी राजकुमारी सलोनी का विधि विधान से विवाह करवाया। इसके बाद प्रेम पूर्वक दोनों को अपने महल से विदा किया। रानी सलोनी राजा चेतक के महल में आ गईं। उधर राजा भद्रक के सैनिकों ने धूर्त राजा मुंशी को गद्दे पर बैठाकर पूरे नगर में घुमाया। इसके बाद उसके हाथ पांव बांधकर नदी में ले जाकर डाल दिया।
राजा मुंशी नदी की धारा में बहता हुआ चला जा रहा था। संयोग से नदी के किनारे एक तांत्रिक स्नान कर रहा था। उसकी नजर बहते हुए आदमी पर पड़ी। वह तुरंत मुंशी को बाहर निकाला। तांत्रिक ने देखा कि जिसे उसने बाहर निकाला है वह बिल्कुल सुरक्षित है। तांत्रिक ने पूछा, महाशय, आप कौन हैं और आपके साथ इस प्रकार से मौत का खेल किसने खेला है? राजा मुंशी ने तांत्रिक को अपनी पूरी कहानी बताई। तांत्रिक बोला, तुम एक राजा होकर इस प्रकार का नीच कर्म किए हो। तुम्हें बचाकर मैंने गलत किया। तुम्हें तो मौत की ही सजा मिलनी चाहिए थी। राजा मुंशी के मन में बदले की आग जल रही थी, परंतु वह समझ रहा था कि यह समय उसके लिए ठीक नहीं है। यह समय संयम के साथ चलने का है, इसीलिए उसने खुद को काबू में रखा। राजा मुंशी ने कहा, महाराज, आपका कथन बिल्कुल सत्य है। मुझे मर जाना चाहिए था, परंतु आपने मुझे एक नया जीवन दिया है, इसलिए आप मेरे जीवन दाता है। मुझसे जो गलती हुई है उसके पश्चाताप में मैं आपका जीवन भर सेवा करूंगा। आप मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार करें। तांत्रिक बोला, मुझे खुशी हुई कि तुम मेरे सेवक बनना चाहते हो, परंतु मुझे किसी सेवक की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो चुके हो तो मेरे साथ मेरी कुटिया में चलो और अपना बचा हुआ जीवन मेरे साथ ही गुजार दो। राजा मुंशी खुशी खुशी तैयार हो गया। वह तांत्रिक के साथ उसकी कुटिया में चला गया। इधर राजा चेतक सिंह के महल में रानी के आगमन पर खुशी का जश्न मनाया गया। रानी के आने से पूरे राज्य में खुशियों का माहौल था। शाम को चेतक सिंह और उनकी महारानी सलोनी का मिलन हुआ। पहले के जमाने में अजीब नियम थे। नियम यह था कि लड़का और लड़की एक दूसरे को तब तक नहीं देखते थे जब तक उनका विवाह न हो जाए। जब विधि विधान से विवाह हो जाता था तब घर आने पर एक दूसरे का चेहरा देखने को मिलता था। राजा चेतक सिंह ने जब रानी सलोनी को पहली नजर में देखा तो वह उन्हें देखते ही रह गए। रानी सलोनी गजब की सुंदर थी। राजा एक तक नजर गड़ाकर कुछ देर तक उन्हें निहारते ही रहे। राजा चेतक सिंह पहली ही नजर में रानी सलोनी पर कुर्बान हो चुके थे। वही हाल रानी का भी था। वह भी राजा को देखे जा रही थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इतना सुंदर राजकुमार नहीं देखा था। राजा बोले, देवी सलोनी, मैंने जैसा सोचा था आप बिल्कुल उसके विपरीत निकली। आपके जैसी राजकुमारी इस पूरे आर्यावर्त में नहीं होंगी। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप मेरी धर्मपत्नी बनी है। रानी बोली, नहीं महाराज, मैं तो आपके चरणों की धूल हूं। असल में तो मैं सौभाग्यशाली हूं जो आप मुझे पति के रूप में मिले। मुझे पहली ही नजर में आपसे प्रेम हो गया है। मैं अपने पूरे जीवन आपकी दासी बनकर रहूंगी। राजा बोले, महारानी, आप थक गई होंगी, अब आप आराम कीजिए। राजा और रानी अपने शयन कक्ष में आराम करने लगे। अगले दिन राजा अपने राज दरबार के कामों में लग गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। 6 माह का समय गुजर गया। महारानी सलोनी राजा चेतक सिंह की जान बन गई थी। राजा उनसे बहुत प्रेम करते थे और हर वक्त रानी का ध्यान रखते थे। रानी भी अपने राजा का स्नेह देखकर उन पर अपना प्राण न्यौछावर करती थी। राजा रानी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों का जीवन सुखमय तरीके से गुजर रहा था। उधर जंगल की कुटिया में राजा मुंशी तांत्रिक की सारी विद्या गुप्त तरीके से सीख रहा था। तांत्रिक को इस बात का पता नहीं था। राजा मुंशी तांत्रिक की विद्या सीखकर सबसे पहले उसी को ठिकाने लगाने वाला था। इसके बाद उसने राजा भद्रक के राज्य और चेतक सिंह के राज्य को भस्म करने की योजना बना ली थी। धीरे धीरे राजा मुंशी ने तांत्रिक की सारी विद्या सीख ली। अब वह मौके की तलाश में था कि कब तांत्रिक को मारे, परंतु जब उसे पता चला कि तांत्रिक कभी मारा ही नहीं जा सकता तो वह बहुत हैरान हुआ। उसने मन में सोचा, यह तो मर नहीं सकता, इसके लिए मुझे दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। आज रात में इसके साथ कुछ साजिश करता हूं। रात में तांत्रिक गहरी नींद में सोया हुआ था। राजा मुंशी ने अपने मंत्रों का प्रयोग करके तांत्रिक को एक मटके में बंद कर दिया। मटके से आवाज आई, धूर्त राजा मुंशी, तुमने अपने काल को न्योता दिया है। अरे, तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है कि इस प्रकार से मटके में बंद कर दिए? तुम मेरे साथ रहकर मेरे साथ धोखा किए हो। इसका सजा तुम्हें बहुत भयानक मिलेगा। राजा मुंशी बोला, साले, तू मटके से भी बोल रहा है, गजब बेशर्म आदमी हो। अरे,
मुझे सजा देने से पहले खुद इस मटके से बाहर निकलो, उसके बाद मुझे सजा देना। मेरे पास भी विद्या है, तुम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब अगर बहस किए तो इस मटके को नदी में बहा दूंगा, जीवन भर नदी में डूबते रह जाओगे। बड़ा आया मुझे सजा देने वाला। उधर राजा चेतक सिंह महल में दरबार लगाए अपने सिंहासन पर विराजमान थे और अपने राज्य पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक से एक नगरवासी राजा के दरबार में दौड़ता हुआ आया। वह युवक शोर मचाते हुए राजा के सामने पहुंच गया। युवक चिल्ला रहा था, महाराज हमें बचा लीजिए, महाराज हमारे पिता को बचा लीजिए, हमारा नगर संकट में आने वाला है, महाराज पूरा नगर भस्म हो जाएगा, आप जल्दी से कुछ उपाय करें। युवक बहुत ही विचलित था। वह डर के मारे कुछ भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि वह राजा के सामने क्या बोल रहा है। राजा युवक को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि राजा का नियम था कि उनके नगरवासी उनके दरबार में बिना किसी रोक टोक के आ सकते हैं। इसी कारण वह युवक अचानक से राजा के दरबार में पहुंच गया था। राजा बोले, हे युवक, सबसे पहले आप शांत हो जाइए। इस प्रकार विचलित होने से आपका संकट दूर नहीं होगा। आप निश्चिंत होकर अपनी पूरी बात बताइए, हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या तुरंत हल हो। युवक बोला, महाराज मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरा नाम मचक है। महाराज मैं खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। महाराज मेरे साथ एक विचित्र घटना घटी है। राजा बोले, बताइए प्रिय मचक जी, आपके साथ कैसी घटना हुई है कि आप इस प्रकार से अपना होश हवास खो बैठे हैं? मैं तुरंत आपके साथ न्याय करूंगा। मचक बोला, महाराज मेरा खेत उत्तर के जंगल में है। आज मैं अपने पिता के साथ अपने खेत में काम कर रहा था। पूरा दिन खेत में काम करने के दौरान हम किसान लोग दोपहर के समय में अपने काम को रोककर 1 घंटे का विश्राम करते हैं। तो हम दोपहर के समय में अपने पिता के साथ उत्तर के जंगल की एक गुफा के पास आराम कर रहे थे। परंतु वहां एक अजीब घटना घटी। महाराज जब हम आराम करके वापस अपने खेत में गए तो वहां पर एक तांत्रिक बैठा था। वह पता नहीं कैसा मंत्र पढ़ रहा था कि देखते ही देखते उसके मंत्र जाप से हमारी सारी फसल जलकर राख हो गई। उसने आगे बताया, जब हमने उसे पकड़ना चाहा तो वह पकड़ में आ गया। पकड़ में आने के बाद उसने हमें चेतावनी दी कि तुम लोगों का बुरा समय शुरू हो गया है। अब पूरे भोलापुर राज्य को मैं इसी प्रकार जलाकर भस्म कर दूंगा। जाओ और अपने राजा से बोल दो। महाराज इसके बाद वह तांत्रिक हमारे बंधन से खुद ब खुद मुक्त हो गया और जंगल की सबसे बड़ी गुफा में बड़े ही आराम से प्रवेश कर गया। महाराज हमें डर है कि वह फसल के जैसा ही हमारे नगर को न जला दे। इससे पहले कि वह तांत्रिक हमारे नगर पर हमला करे, हम उसको बंदी बना लेते हैं। युवक की बात सुनकर राजा को बहुत अजीब लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह तांत्रिक कौन है और उसकी उनसे क्या दुश्मनी है जो उनके नगर को जलाना चाहता है। राजा बोले, मचक तुम चिंतित ना हो, इस नगर के किसी भी व्यक्ति को मेरे रहते खरोच भी नहीं आएगी। मैं जल्द से जल्द उस तांत्रिक से मिलूंगा। तुम फिलहाल अपने घर जाओ और अपने खाने पीने का सामान हमारे महल से लेकर जाना। तुम्हारा जो फसल का नुकसान हुआ है वह हमारे राजकोष से तुम्हें मिल जाएगा, उसके लिए तुम निश्चिंत रहो। राजा चेतक सिंह की बात सुनकर युवक को शांति मिली, नहीं तो उसके सामने भूखमरी की नौबत आने वाली थी। मचक बोला, महाराज आपका बहुत बहुत आभार जो इस संकट की घड़ी में आप मेरे लिए अनाज उपलब्ध कराए। राजा बोले, प्रिय मचक इसमें आभार व्यक्त करने जैसी कोई बात नहीं है। एक राजा होने के नाते यह तो मेरा फर्ज है कि मैं अपने नगर के हर नागरिक का ध्यान एक बच्चे के समान रखूं। मचक राजा से आज्ञा लेकर राज दरबार से चला गया। मचक के जाने के बाद राजा ने अपने मंत्री सुखमल को अपने कक्ष में बुलाया। मंत्री तुरंत राजा के सामने हाजिर हुए। मंत्री बोले, महाराज आपने मुझे बुलाया, बताइए महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। राजा बोले, मंत्री जी एक बहुत ही बड़ा संकट हमारे राज्य के ऊपर मंडरा रहा है। आज दरबार में एक युवक आया था। राजा ने मचक की सारी बात अपने मंत्री सुखमल को बता दी। राजा की बात सुनकर मंत्री सुखमल बहुत आश्चर्यचकित हुए। राजा बोले, मंत्री जी अब आप ही बताएं कि इस संकट की घड़ी में हमें क्या फैसला लेना चाहिए। मंत्री बोले, महाराज यह समस्या तो बहुत ही गंभीर है। अगर किसी दुश्मन से लड़ना होता या फिर किसी जानवर से
तो हम बेझिझक अपनी सेना के साथ उस पर चढ़ाई कर देते, परंतु यहाँ बात तांत्रिक की है और वह तांत्रिक मायावी है। अगर हम सेना के साथ भी उस पर हमला करते हैं तो वह अपने माया जाल के बल पर हमें 2 मिनट में मार डालेगा। महाराज, यह समस्या बहुत ही गंभीर है, इसमें मेरा माथा काम नहीं कर रहा है। आखिर उस तांत्रिक से हमें कौन निजात दिला सकता है? राजा चेतक सिंह बोले। मंत्री जी, मुझे भी यह बात परेशान कर रही है। आज तक के इतिहास में मेरे सामने इतना बड़ा संकट नहीं आया। यहाँ बात माया और जादू की है। अगर बात आमने सामने लड़ने की होती तो अब तक वह तांत्रिक मारा गया होता, परंतु इस प्रकार हिम्मत हारने से हमारे राज्य से संकट नहीं टलने वाला। इस संकट से निजात पाने के लिए आप कुछ योजना बनाए। मंत्री बोले, महाराज, इसमें हमारा कोई भी योजना कभी भी सफल नहीं हो सकता। महाराज, आप बात को समझे। राजा बोले, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर हम उसके विरुद्ध कुछ भी करते हैं तो वह तांत्रिक गुस्सा होकर हमारे नगर को भस्म कर देगा। इस प्रकार तो हमारा साम्राज्य ही नष्ट हो जाएगा। मंत्री बोले, महाराज, मेरे पास एक उपाय है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना उपाय आपसे बताऊं। राजा बोले, मंत्री जी, यह समय आज्ञा लेने का नहीं है, बल्कि हमारा नगर जैसे भी बच जाए आप उस उपाय पर काम करें। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। अरे, जब जान है तो जहां है, और राजा की आज्ञा और आदेश क्या होंगे जब नगर ही नहीं रहेगा? मैं किसे आदेश या आज्ञा दूंगा? मंत्री बोले, महाराज, हम अभी तुरंत अपने राजगुरु श्री कमलदेव के पास चलते हैं। वह माया और विद्या के जानकार है। अगर हम उनसे आग्रह करते हैं तो वह जरूर ही इसका समाधान बताएंगे। राजा बोले, ठीक है मंत्री जी, हम तुरंत इसी वक्त राजगुरु से मिलते हैं। मंत्री बोले, महाराज, आप महल में आराम कीजिए। वह क्या है कि राजगुरु फिलहाल जंगल में भ्रमण पर गए हैं, तो उनसे मिलने के लिए मुझे जंगल जाना पड़ेगा। इसीलिए महाराज, मैं चाहता हूं कि आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। मैं अकेले ही उनसे मिलकर आता हूं। राजा बोले, मंत्री जी, आप होश में तो हैं? मुझे तो लगता है कि फिलहाल आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अरे मंत्री जी, जिसका राज्य संकट में है वह राजा चैन से सो सकता है? आप मेरे कष्ट की चिंता न करें, हम तुरंत राजगुरु से मिलने चलते हैं। राजा और मंत्री अपने 2 सैनिकों के साथ राजगुरु से मिलने के लिए जंगल की तरफ चल पड़े। जब वे नगर से गुजर रहे थे, उन्हें एक जगह पर बहुत से लोगों की भीड़ दिखी। राजा भीड़ देखकर अंदर से बहुत भयभीत हुए, परंतु अपने डर को छुपाते हुए राजा बोले, अरे भाई, यहाँ क्या हुआ है? इस प्रकार से भीड़ क्यों है? क्या कोई अनहोनी हुई है? भीड़ से एक युवक बोला, महाराज, अनर्थ हो गया है। हमारे गांव के किसानों पर बहुत बड़ी आफत आ चुकी है। आज सुबह मचक का खेत जल गया और दोपहर के समय में भल्लू का खेत जल गया। खेत जलने के सदमे को भल्लू की मां बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह दुनिया छोड़ चल बसी। राजा युवक की बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हुए। वह संकट को बेहद करीब से देख रहे थे। वह तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। कुछ समय बाद ही राजा राजगुरु के आश्रम में पहुंचे। राजगुरु ने राजा चेतक का स्वागत किया। महात्मा बोले, आओ राजा चेतक सिंह, तुम्हारा स्वागत है। कहो, सब हालचाल बढ़िया है? राजा बोले, गुरुदेव, कुछ भी अच्छा नहीं है। हमारे राज्य के ऊपर एक गंभीर संकट आ गया है। अब आप ही एक सहारा हो जो इस संकट से हमें उबार सकते हो। महात्मा बोले, राजन, कैसा संकट आ गया है? मुझे तो कुछ खबर नहीं है। राजा बोले, महात्मन, हमारे राज्य के ऊपर एक तांत्रिक का प्रकोप शुरू है। वह राज्य के खेत और जंगल को अपनी विद्या से भस्म कर रहा है। आप अपना ध्यान लगाकर उस धूर्त तांत्रिक का उपाय बताएं। महात्मा अपना ध्यान लगाकर सब कुछ पता लगाने लगे। थोड़ी ही देर में महात्मा सारा माजरा समझ गए। महात्मा बोले, राजन, यह कोई तांत्रिक नहीं है, बल्कि यह तुम्हारा दुश्मन राजा मुंशी है। वह तुमसे बदला लेना चाहता है, इसीलिए तांत्रिक विद्या सीखकर तुम्हारे राज्य को भस्म करना चाहता है। राजा बोले, अच्छा, तो ये राजा मुंशी का काम है। वह अब तक जीवित है, मैं उसे ढूंढकर खत्म कर दूं। महात्मा बोले, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। वह एक पागल कुत्ता बन गया है। अगर तुम गलती से भी उसके करीब चले गए तो वह तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। उसका असली मकसद तो तुम्हें ही मारना है, परंतु कुछ कारणों के चलते वह तुम तक पहुंच नहीं सकता। दरअसल मैंने महल को बांधा है।
उसमें कोई भी आसुरी शक्ति काम नहीं करती, इसी कारण से तुम बचे हो। राजा चेतक सिंह बोले, महात्मन, इसका कुछ तो उपाय होगा, या फिर हम इसी प्रकार से एक धूर्त राजा के भय में अपना जीवन बसर करें। महात्मा बोले, राजा, उत्तेजित न हो, समय के साथ सब सही हो जाएगा। उस धूर्त राजा का अंत सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों लिखा है, और वह व्यक्ति उसका गुरु है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि धूर्त राजा मुंशी ने अपने ही गुरु को एक मटके में बंद कर दिया है। सबसे पहले उसके गुरु को उस मटके से आजाद करना होगा। उसका गुरु मटके से निकलते ही राजा मुंशी को भस्म कर देगा। मंत्री बोले, महाराज, यह बहुत ही आसान काम है, मैं तुरंत उस मटके को जमीन पर पटक कर फोड़ आता हूं। महात्मा बोले, मंत्री जी, आप जितना आसान समझते हैं ना, यह उतना ही मुश्किल है। वह मटका मुंशी के साथ ही रहता है, और जब तक वह मटका मुंशी के साथ रहेगा उसे कोई नहीं तोड़ सकता। राजा बोले, महात्मन, आप आज्ञा करें, हम उस मटके तक कैसे पहुंचे? महात्मा बोले, राजन, कल चतुर्थी है और चतुर्थी को सभी तांत्रिक नदी में स्नान करने जाते हैं, तो आप लोगों के पास अच्छा मौका है। अपना भेष बदलकर नदी किनारे झाड़ी में छिप जाइए। इसके बाद जब मुंशी आएगा तो अपना मटका रखकर नदी में स्नान करने चला जाएगा। आप उसी वक्त उसका मटका तोड़ देना, वह नदी में ही जलकर भस्म हो जाएगा। राजा गुरुदेव की आज्ञा लेकर अपने महल की तरफ चले गए। अगले दिन राजा और मंत्री नदी किनारे जाकर एक झाड़ी के अंदर छिप गए। महात्मा के बताए अनुसार राजा मुंशी स्नान को आया और अपना मटका रखकर नदी में प्रवेश कर गया। राजा चेतक सिंह को मौका मिल गया था। वह तुरंत झाड़ी से निकले और उस मटके को पटक दिया। मटका देखते ही देखते टूट गया। मटका के टूटते ही राजा मुंशी पानी के अंदर ही भस्म हो गया। राजा और मंत्री ने राहत की सांस ली। दुष्ट राजा मुंशी मारा गया। दूसरी कहानी। एक धर्मात्मा राजा की भीलनी रानी। एक नगर में ज्योतिरादित्य नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज करते थे। राजा बहुत प्रतापी और प्रजा का ध्यान रखने वाले थे, परंतु उनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी कि वह शिकार खेलने के इतने आदी थे कि कोई भी जरूरी काम छोड़कर शिकार खेलने चले जाते थे। वह मौसम का भी ख्याल नहीं रखते थे। आंधी हो, मूसलाधार बरसात हो, या फिर दिन हो या भयानक अंधेरी रात हो, बिना परवाह किए शिकार को निकल जाते। कभी कभी सैनिकों को साथ लेकर निकलते तो कभी अकेले ही निकल पड़ते। राजा की दो खूबसूरत रानियां भी थी जो उनके मामा की बेटियां थी। एक तरह से रानियां राजा की ममेरी बहनें भी थी और पत्नी भी। राजा का अजीब रिश्ता था रानियों के साथ। यह विवाह राजा की माता ने करवाया था। वह अपनी भाभजी को ही अपने बाद महारानी बनाना चाहती थी। राजा ने चुपके से एक तीसरा विवाह भी कर डाला था। वह मंत्री की मोहक साली थी। दरअसल राजा किसी काम से एक रात मंत्री के घर ठहरा था। उन्होंने बहुत शराब पी रखी थी। रात में राजा को अपनी रानी की याद आई तो उन्होंने मंत्री से कहा कि मेरे लिए एक स्त्री का प्रबंध करो। मंत्री बहुत उलझन में पड़ गया। रानियां अपने महल में थी। उस वक्त किसी भी रानी को राजा के पास ले आना बहुत कठिन काम था, तो मंत्री ने अपनी साली को ही रानी बनाकर राजा के सामने पेश कर दिया। सुबह में राजा को होश आया और अपने बिस्तर पर अर्धनग्न स्त्री को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने मंत्री को बुलवाया और कहा कि तुमने रानी के बदले किस लड़की को मेरे पास भेज दिया? तब मंत्री बोला, महाराज, आपने ही आदेश दिया था कि किसी स्त्री को ले आओ। चूंकि राजमहल बहुत दूर था, हम रात के वक्त रानियों को ला नहीं सकते थे, तो मैंने मन में विचार किया कि महल से बाहर भी आपके लिए एक रानी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने इस लड़की को आपकी तीसरी रानी बना दिया। राजा बोला, किसी का भी रानी बनना यह गुड्डा गुड्डी का खेल है क्या? मंत्री बोला, महाराज, आप एक प्रजापालक न्यायप्रिय राजा हो, उसकी इज्जत बर्बाद करने के बाद कहते हो कि गुड्डा गुड्डी का खेल है। जरा सोचिए महाराज, ये लड़की राजमाता के पास गई तो फिर क्या होगा? अपनी बात प्रजा में रखी तो फिर क्या होगा? आप राजा हो, 10 रानी रखो, कोई कुछ नहीं कहेगा, परंतु एक रानी को छोड़ दोगे तो प्रजा की नजरों से गिर जाइएगा महाराज। राजा बोला, परंतु मैं इस लड़की को रानी बनाकर राजमाता के पास नहीं ले जा सकता। तब मंत्री बोला, आप इस रानी को चुपके से हमारे पास रखिए, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी, और जब यात्रा पर जाइएगा, शिकार पर जाइएगा,
तो इस रानी को साथ ले जाइएगा। अब चूंकि राजा मंत्री के जाल में फंस चुका था, अब मंत्री की बात माननी उसकी मजबूरी थी। उधर मंत्री की साली कोई शरीफ औरत नहीं थी, उसके संबंध मंत्री के साथ भी थे। वह यदाकदा मंत्री के पास रहती थी, परंतु राजा की तीसरी रानी बन जाने पर अब स्थायी रूप से मंत्री के घर ही रहने लगी। राजा जब कभी दूर यात्रा पर जाते तो तीसरी रानी को साथ ले लेते। मंत्री भी राजा के साथ जरूर जाता। राजा की तीसरी रानी के विषय में मंत्री के अलावा किसी को कोई खबर नहीं थी। मंत्री इस बात को गुप्त रखने के एवज में राजा से मनमाना पैसा वसूलता, कोई भी बेमतलब बात मनवा लेता और तीसरी रानी के साथ मजे काटता, वह अलग। मंत्री एक दिन तीसरी रानी को समझाया कि राजा तुम्हें किसी कीमत पर तीसरी रानी स्वीकार नहीं करेगा, तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। हमें राजा को ही सबक सिखाना चाहिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम राजा को ही रास्ते से हटा सकते हैं। तब तीसरी रानी बोली, हमें राजा के बारे में बुरा सोचने से घाटा ही होगा, क्योंकि दोनों रानियों के एक एक राजकुमार है जो राजा के नहीं रहने पर राजा बन जाएंगे, परंतु हमें घाटा हो जाएगा। अरे हम कौन सा राजा के प्रति वफादार है, हमारा संबंध राजा से भी है और आपसे भी है, और राजा से संबंध रखने पर फायदे ही फायदे हैं। महीने में एक आध बार आता है और 1000 स्वर्ण मुद्रा देकर चला जाता है। मंत्री मन में सोचा, स्त्री है, इसका झुकाव राजा की तरफ भी है, परंतु इसके सहारे ही मैं एक दिन राजगद्दी हासिल कर सकता हूं। कुछ राजाओं में यह समस्या रही है कि विवाह तो कई कर लेते थे, परंतु रानियों को संतुष्ट नहीं कर पाते थे, इसलिए रानियां नाजायज संबंध भी रख लेती थी। एक दिन राजा आधी रात को मंत्री के साथ शिकार खेलने गए। राजा जंगल में बढ़ता ही चला जा रहा था। वह घनघोर जंगल में पहुंच गया। उस पर एक बहुत बड़ा शेर आक्रमण कर दिया। वह शेर के हमले से घायल होकर एक भीलनी की झोपड़ी में था। राजा बुरी तरह घायल हो चुका था, भीलनी भी घायल थी। राजा ने पूछा, तुम नवयुवती कौन हो और मैं इस वक्त कहाँ हो? तब नवयुवती ने बताया कि आप अभी धरती पर ही हो, स्वर्ग या नर्क में नहीं गए हो। आपको बचाते बचाते मैं भी घायल हो गई हो। कई दिनों के प्रयास के बाद आदमखोर शेर मारा जा चुका है, परंतु इतनी रात में आपको जंगल में आने की क्या जरूरत पड़ी थी? मैं शेर के पीछे कई दिनों से पड़ी थी। वह इंसानों पर हमलावर हो गया था, इसलिए उसे मारना जरूरी था। राजा बोला, देवी मैं इस राज्य का राजा हूं। तब भीलनी बोली, आप चाहे कोई भी हो, इस वक्त आराम करें। मैंने आपके घाव पर दवा लगा दी है। 2 से 3 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उसके बाद हम बातें करेंगे। उधर मंत्री ने राजमाता को खबर दी कि राजा घनघोर जंगल में चले गए हैं। उनका अभी कोई अता पता नहीं चल रहा है। हम लोग दिन के उजाले में ढूंढने का प्रयास करेंगे। 2 दिन बाद राजा बिल्कुल ठीक हो गए और भीलनी से बोले कि देवी आपने मेरी जान बचाई, मुझे जीवन दान दिया, बदले में जो मानना हो मांग लो। भीलनी बोली, आपकी जान बचाना मेरा फर्ज था, अब आप ठीक हो गए हैं, जा सकते हैं। राजा बोला, नहीं देवी, तुम्हें मुझसे कुछ मानना ही पड़ेगा। भीलनी बोली, मैं जानती हूं आप नहीं दे पाओगे, इसलिए नहीं मानना ही अच्छा है। राजा बोला, मैं राजा हूं, मेरे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, तुम एक बार मान कर तो देखो। भीलनी बोली, मैं जानती हूं आप नहीं दे पाओगे, इसलिए मुझे क्षमा करें और अपने दरबार पधारें। राजा बोला, देवी आप मुझसे कुछ नहीं मांगकर मेरा निरादर कर रही है। मैं आपके मांगने पर अपना सिर उतारकर भी आपको दे सकता हूं। आप मांगो, क्या मांगती हो? तब भीलनी बोली, आप मुझे अपनी रानी बना लीजिए। राजा बहुत सोच में पड़ गया। तब भीलनी बोली, किस सोच में पड़ गए महाराज? मैं आप पर कोई दबाव नहीं बना रही, आप इनकार कर जा सकते हैं। राजा बोला, देवी मैं इतना कठोर नहीं हूं कि मांगने वाले के सामने अपना मुंह फेर लो। मैं आपको अपनी तीसरी रानी स्वीकार करता हूं। तब भीलनी बोली, तीसरी नहीं महाराज, चौथी रानी। राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि यह कैसे जानती है कि मेरी तीसरी रानी भी है, जबकि मंत्री के अलावा किसी को कोई खबर नहीं। राजा बोला, देवी आप कैसे जानती हैं कि मेरी तीसरी रानी भी है? तब भीलनी बोली, मैं चेहरा देखकर भूत भविष्य देखने की विद्या जानती हो। मनुष्य का चेहरा सबसे बड़ा आईना होता है, उससे उसके भले बुरे, लाभ हानि सब पता चल जाता है।
राजा भीलनी से निवेदन कर बोला, आप मेरी तीसरी रानी का जिक्र किसी से नहीं करेंगी, ये मुझसे वादा करो। भीलनी बोली, पहले आप मुझे आप कहकर न पुकारें, अब मैं आपकी पत्नी हूं। मेरा नाम अरुंधति है। मेरा माता पिता कोई नहीं है। मुझे एक सन्यासी ने पाला है। मैं जंगल में उसे अकेली मिली थी। उस वक्त मैं एक दिन की अबोध बालिका थी। जंगल के अंदर ही एक आश्रम है जहां माया नाम की सन्यासिन रहती थी। उसी ने मुझे जीवन दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही वह दुनिया छोड़ चुकी है। वह कहकर गई थी कि बेटी, तेरे भाग्य में रानी बनना लिखा है, और आज उसकी भविष्यवाणी सच हुई। राजा अरुंधति रानी को लेकर महल में आ गए। राजमाता राजा के खो जाने से बहुत परेशान थी। जब राजा ने बताया कि मैं इस देवी की कृपा से बच गया हूं और आपके सामने खड़ा हो, राजमाता बोली, इसी का मुझे इंतजार था। एक सन्यासी ने बताया था कि जिस दिन भीलनी रानी बनकर दरबार में आ जाएगी, आप सभी चिंता से मुक्त हो जाओगी। अब मैं पूरे राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी भीलनी रानी को सौंपना चाहती हूँ, और अब थोड़ा भगवान में ध्यान लगाना चाहती हूँ। भीलनी रानी बोली, माता, आप इस तरह हमें छोड़कर सन्यासी बन जाएगी तो मेरी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। सब कहेंगे कि अरुंधति के कदम पड़ते ही राजमाता को महल त्यागना पड़ा। आप अभी अपने दोनों राजकुमारों के राज्य तिलक तक कहीं नहीं जाएगी। वादा करो, आप हमारे साथ रहेंगी। राजमाता बोली, हाँ बेटी, तुम कहती हो तो रुक जाती हो, परंतु मेरी जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी पड़ेगी। अरुंधति बोली, हमें मंजूर है माता। राजा दोनों रानियों की अपेक्षा अरुंधति रानी को ज्यादा प्यार देते थे। वह ज्यादा से ज्यादा समय उन्हीं के साथ बिताते थे। तीसरी रानी को तो लगभग भूल चुके थे, अब उसे खर्चा भी नहीं देते थे। तीसरी रानी और मंत्री ने योजना बनाई कि हम अब राजा के बुरे कर्म का भंडाफोड़ करेंगे। मंत्री अपनी साली को लेकर राज दरबार आया और राजमाता से शिकायत कर दी कि राजा ने चुपके से तीसरा विवाह कर लिया है और इस लड़की को छोड़ दिया है। आप इस लड़की के साथ न्याय करें। राजा को सूचना मिली कि मां ने बुलाया है और वह कथित तीसरी रानी दरबार में आ चुकी है। राजा ने भीलनी रानी से कहा, देवी, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकती हैं। तब भीलनी रानी बोली, महाराज, आप निश्चिंत रहें, मेरे पास हर सवाल का जवाब है। वह महारानी के पास आई और बोली, माता श्री, यह औरत अगर तीसरी रानी अपने को बता रही है तो अब तक कहाँ थी? वह मंत्री के साथ उसके घर क्यों रह रही थी? मंत्री और उसके संबंध कैसे हैं? मंत्री ने पहले इसका जिक्र आपसे क्यों नहीं किया? आपसे कोई राज्य छुपाकर मंत्री ने सबसे पहले गद्दारी की है। एक रानी को अपने घर रखकर दूसरी बड़ी गद्दारी की है। न्यायोचित यही है कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए, और जो स्त्री एक मंत्री के साथ उसके घर में रही उसे कैसे पवित्र माना जाए? इसके लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। राजमाता ने कहा कि भीलनी रानी ठीक कह रही है। मंत्री को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उसे फांसी देनी है या नहीं, कल फैसला होगा, परंतु अपने को तीसरी रानी बताने वाली स्त्री की अग्नि परीक्षा हो ही जाए। तीसरी रानी के पसीने छूटने लगे। उसके ज्यादातर संबंध मंत्री से ही थे, बल्कि वह मंत्री के बच्चे की मां बनने वाली थी। वह रानी से बोली, महारानी, मुझे क्षमा करे, मैं मंत्री के बहकावे में आकर धोखे से राजा से संबंध स्थापित किया था। मेरे ज्यादातर संबंध मंत्री से ही रहे हैं और अब मंत्री के बच्चे की मां बनने वाली हो। वास्तव में मैं न तो राजा की पत्नी हूं न मंत्री की। मैं एक बदचलन स्त्री बन चुकी हूं। कई पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री किसकी पत्नी होती है? राजमाता बोली, क्योंकि मंत्री के साथ तुम भी धोखेबाजी में शामिल थी, अतः हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि तुम भी दोषी हो। चूंकि तुम मां बनने वाली हो, इसलिए तुम्हें देश निकाला दे दिया जाता है, और मंत्री को तो अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। उसे मृत्यु दंड जरूर मिलेगा। राजा अपनी भीलनी रानी की चतुराई पर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। जीवन का सार। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि जीवन में ईमानदारी और बुद्धिमत्ता सबसे बड़े हथियार है। छल और लालच का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, जबकि सच्चाई और समझदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रानी अरुंधति ने केवल राजा को ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य को अपनी बुद्धिमत्ता से बचाया। हमें हमेशा नेक नियत के साथ काम करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।